नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम सौरभ श्रीवास्तव है और जैसा कि आप मुझे जानते ही हैं, मैं पिछले कुछ सालों से रिसर्च इंडस्ट्री से एसोसिएटेड हूँ। आज हम हमेशा की तरह एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके लिए लेकर के आए हैं और जैसे कि आपने कैप्शन में पढ़ भी लिया होगा, वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। ये काफ़ी पुराना है। इसमें ऐसा अगर मैं बोलूँ कि नया है, न्यू टेक्नोलॉजी है, ये ऐसा नहीं है। लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो हर तरह की टेक्नोलॉजी में होता है। आप चाहे आजकल के आईओटी के डिवाइसेस को देख लीजिए या आप गाड़ियों में जो बातें होती हैं, अब गाड़ियों की बातों से एक नेटवर्क कम्युनिकेशन की जो बात है, मैं उस तरफ आपका इशारा करना चाहता हूँ। तो उन जगहों पे काफ़ी होता है, बट इसके बेसिक एस्पेक्ट्स ना ये काफ़ी मिसिंग पाए गए हैं और मुझे काफ़ी सारे लोगों ने इस चीज़ के लिए ईमेल लिखा, फ़ोन किए कि हम सेंसर नेटवर्क्स के ऊपर आपके लिए एक लेक्चर बनाएं। तो आज का लेक्चर सेंसर नेटवर्क्स के बारे में होगा। एक सेंसर नोड क्या होता है, उसके फीचर्स क्या होते हैं या उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, क्या किसी एक सेंसर से मल्टीपल काम लिए जा सकते हैं। ये भी मिथ आज हम इधर तोड़ेंगे कि हाँ लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते हैं। रूट डिस्कवरी कैसे होती है, और अगर आप रूट डिस्कवरी कर रहे हैं तो जैसा कि हम जानते ही हैं, पावर अवेयर के बारे में तो काम करना ही है, बात करनी ही है। ठीक है, काफ़ी लंबा होने वाला है ये लेक्चर। मैं आपको पहले ही ये वार्निंग दे दूं, क्योंकि मैंने पिछली बार भी बोला था कि मैं सोच समझ के नहीं पढ़ाता, जो फ्लो में निकल गया सो निकल गया। ठीक, तो ये लेक्चर आप पूरा देखिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए। ये लेक्चर 2 सेक्शंस में है, मैं आपको पहले ही बता दूं। पहले सेक्शन में हम कवर करेंगे सेंसर नेटवर्क्स के ऊपर हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन, और जो दूसरा सेक्शन है उसमें मैं बताऊंगा कि इसके पैरामीटर्स को हम कैसे निकाल सकते हैं और कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। ठीक, तो जो लोग मुझे जानते हैं खम्मा गणी, जो मुझे नहीं जानते दुआ सलाम। चलो वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स पढ़ लो। चलो जी, तो आज वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स पढ़ते हैं। ठीक है, तुमने कैप्शन में भी पढ़ लिया कि आज का जो हमारा एरिया है, जो टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं, दैट इज वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स। बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, इसके अंदर जिस तरह की मैकेनिज्म्स हैं, जिस तरह की रूटिंग स्ट्रैटेजी है और जिस तरह का ये काम करता है, ये अपने आप में एक मिरेकल से कम नहीं है। साइंटिस्ट की बहुत मेहनत लगी है इस फील्ड को बनाने में, और इसके जो फायदे हैं ना आज की डेट में, इसकी इस जो ये स्टार्ट किया गया, इसके फायदे आज की डेट में ना हम बहुत जगह पे देख रहे हैं। आपकी गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाती है घर के अंदर से बैठे बैठे। ये जो कॉम्बिनेशन आया है ये सेंसर नेटवर्क से ही आया है। तो पहले हम सेंसर नेटवर्क्स ही समझेंगे, फिर हम देखते हैं कि इसकी मॉडरेशन जो है वो किन किन एरियाज में हुई है, मोबाइल एडॉक नेटवर्क कैसे काम कर रहा है, या वैनेट वगैरह में या फैनेट में भी कैसे जा रहा है। ठीक है, तो ये हम बाद में देखेंगे। पहले हम सेंसर नेटवर्क्स को देख लेते हैं, पहले समझ लेते हैं ये क्या है। ठीक, तो देखो, जैसे पहले से ही मैं आपको बोलता आ रहा हूँ कि किसी भी चीज के बारे में पढ़ना है, जानना है, तो पहले उसका बेस समझना बहुत जरूरी है। और बेस किसी सॉलिड एविडेंस जगह से लिया होना चाहिए, ऐसे आप किसी भी चीज को बेस नहीं मान सकते। चलो बहरहाल पहले हम समझ ले कि ये क्या है, फिर हम ऑब्वियसली जैसा हम हर बार करते हैं कि हम पेपर से भी देखेंगे। तो सबसे पहली बात तो ये कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स की आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ोगे, है ना, जब आप किसी भी पेपर में पढ़ते हो कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क क्या है। ठीक, तो आप पढ़ते हो कि सेंसर नेटवर्क जो होता है दैट इज मेड अप ऑफ स्मॉल सेंसर नोड्स, ठीक है, दैट आर एसोसिएटेड विद टाइनी बैटरीज। ठीक, तो इस डेफिनेशन के हिसाब से हमारे पास एक नोड्स का नेटवर्क है, सेंसर नोड्स का। ठीक है, अब सेंसर नोड के पास क्या होगा, सेंसर होगा। ठीक, ठीक है, और ये सेंसर किसी बैटरी से पावर्ड होगा। ठीक, ये तुम पेपर्स में पढ़ते हो। अब इसके पीछे का ना लॉजिक समझते हैं कि ऐसा क्यों होता है। पहली बात तो ये कि सबसे पहली बात हम ये समझते हैं कि हमें सेंसर नेटवर्क्स की जरूरत क्यों है। ठीक है, अभी देखो, जहां पे ह्यूमन अप्रोच इजीली पॉसिबल नहीं है, जैसे सपोज कर लो कि तुम किसी ग्लेशियर के बारे में कुछ पढ़ना चाहते हो। ठीक है ना, अब आज के डेट में ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। ठीक है, ग्लेशियर्स की स्टडी करनी बहुत जरूरी है। आपको जान के ये बात बहुत हैरानी होगी, यू विल बी सरप्राइज्ड। ठीक है, कि जो हमारी गंगा नदी है उसका जो उद्गम स्थान है, उद्गम स्थान कहने का मतलब जहां से वो निकलते हैं, दैट इज कॉल्ड गंगोत्री। ठीक है, उसके ना सूखने के काफी सारी प्रोबेबिलिटीज है कि 2027 तक वो शायद सूख जाए। ठीक है, यानी कि गंगा नदी जब सोर्स ही नहीं रहेगा, पानी वहां से जनरेट ही नहीं होगा, तो नीचे कहां से आएगा, तो मोदी जी साफ क्या करेंगे। ठीक है ना, तो मतलब पानी का नहीं होना ना अपने आप में एक बहुत बड़ी दिक्कत है। जैसे देखो, पाकिस्तान को इंडिया से एक नदी जाती है। ठीक है,
अब अगर ये नदी, अभी एक डिबेट चल रही है, डिस्कशन चल रही है, अगर ये नदी इंडिया कट ऑफ कर देती है ना, तो पाकिस्तान को वाटर की बहुत सारी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, मैं इस चीज के फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ, पानी एक बहुत बेसिक रिसोर्स है, सब पे सबका अधिकार है इस चीज पे। लेकिन देखो ये पॉलिटिकल चीजें हैं, तो मैं ऐसे बताना चाह रहा हूँ कि इन्वायरमेंट में कई सारी ऐसी जगह है ना जहाँ पे ह्यूमन अप्रोच पॉसिबल नहीं, जैसे ग्लेशियर के ऊपर। अब सपोज करो कि मुझे ग्लेशियर का टेम्परेचर मेजर करना है, ठीक है। अभी वहां पे जो टेम्परेचर है ना, वो -37 या -52 या -100 डिग्री सेल्सियस ऐसे अभी है टेम्परेचर, ठीक है। तो वहां पे इंसान ना जीवित नहीं रह सकता, या बहुत लॉन्ग टर्म तक सरवाइव नहीं कर सकता। तो हमारे लिए तो ह्यूमन लाइफ बहुत जरूरी है ना भाई। तो हम क्या करते हैं, फिर हम वहां पे एक सेंसर नोड डिप्लॉय कर देते हैं, ताकि वो चीजों को, जिस चीज की हमको इन्फॉर्मेशन, अब सेंसर नोड के पास जो सेंसर होगा वो किसी चीज का होगा, जैसे सपोज करो प्रेशर का सेंसर हो सकता है ना, जो प्रेशर मेजर करता है। प्रेशर वर्ड आजकल के डेट में ना, तुम टायर प्रेशर देख लो, ठीक है। टायर प्रेशर जो होता है, जो हमारी गाड़ियों में दिखाता है कि ये टायर प्रेशर है, ठीक है, आपका कम है ज्यादा है, अब तो इंटीग्रेटेड आ गया, आप देख सकते हो स्क्रीन के ऊपर भी ना। तो वो उसके लिए भी एक सेंसर लगा हुआ है ना, कि कितना प्रेशर कम हो रहा है, कितना प्रेशर ज्यादा हो रहा है। तो इसके पास सपोज करो एक प्रेशर का सेंसर है। अब ऑब्वियस सी बात है कि वहां पे इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, ये बात तो हम पहले से ही कह रहे हैं, पेपर्स में भी लिखा हुआ ह्यूमन अप्रोच पॉसिबल नहीं। अभी थोड़ा सा और पढ़ेंगे ना तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो जैसे अब वहां पे इंसान सरवाइव नहीं कर सकता, तो हम वहां पे बिजली भी नहीं पहुंचा सकते बहुत आराम से, है ना, वहां क्योंकि मेंटेनेंस बहुत मुश्किल हो जाएगी, ये वो वगैरह। तो एक ही उपाय बचता है कि सेंसर नोड को एक बैटरी दे दो, ठीक है। वो बैटरी को इस्तेमाल करेगा चीजों को सेंस करने के लिए, ठीक है। अब देखो इसका दूसरा एग्जांपल देखो, जहां ह्यूमन अप्रोच पॉसिबल नहीं है। जैसे सपोज करो कि आप पेट्रोलियम की बात करते हैं, कि जहां से हम पेट्रोलियम निकालते हैं, ठीक है। तो मेरे चाचा जी खुद एक पेट्रोलियम इंजीनियर रहे हैं, ठीक है, नाम विनय है। और अभी भी वो पेट्रोलियम से जुड़े हुए हैं, तो मुझे पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के बारे में उनसे कुछ कुछ सीखने को मिला। तो मुझे ये फिर पता चला बाद में, चलो ये कॉमन है, आपको भी मालूम है ये बात तो, कि पेट्रोल जहां से वो जो रॉ पेट्रोल जो निकाला जाता है, वो जगह कहीं बीच समंदर में होगी, ठीक है। और उसको जहां स्टोर किया जा रहा है, या जहां से उससे प्रोसेसिंग स्टार्ट होने की, या रॉ भी उठा करके लेके आते हैं, वो कहीं और होगा उसका बेस स्टेशन। समंदर के बीच में तुम बेस स्टेशन नहीं बना सकते। बेस स्टेशन भी बनाने के लिए एक प्रॉपर रिक्वायरमेंट चाहिए, जहां जगह हो, जहां आदमी कुछ क्रिएट कर सके, ठीक है। तो अब हम ये देख रहे हैं कि हमने वहां वहां से दूर तक पाइपलाइन बिछानी पड़ेगी ना पेट्रोल को, वहां से एक जगह से दूसरी जगह तक शिफ्ट करने के लिए, बराबर। इसमें कोई झंझट ही नहीं है। तो अभी पेट्रोल की उतनी बड़ी पाइपलाइन है, जैसे सपोज करो भारत पेट्रोलियम कोई पेट्रोल की पाइपलाइन बिछा देता है, ठीक है। तो अब वहां पे बीच समंदर में तैराक क्या मैं छोड़ दूंगा कि स्विमर आप चेक करते रहो, ये 20 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है और आप यहाँ पे यहाँ से वहां तक स्विम करते रहो और आप चेक करते रहो। तो इससे क्या होगा, कोई मतलब स्विमर की तो बेचारे की मैंने वैसे ही उसकी ऐसी तैसी फेर दी, है ना, वो दिन भर कितना घंटा स्विम करेगा। तो इसलिए वहां पे सेंसर नोड डिप्लॉय कर दिए जाते हैं। तुम कहोगे नीचे पाइप में सेंसर नोड डिप्लॉय करने का क्या लॉजिक है भाई। देखो सेंसर नोड इसलिए डिप्लॉय करना है, क्योंकि देखो जो मीडियम है ना जिससे पेट्रोल निकल के आ रहा है, वो लोहे का बना होगा या फाइबर का बना होगा किसी चीज का, तो उसमें फिजिकल फॉल्ट भी तो आ सकता है। या ऐसे सपोज करो, आप जो देखते हो ना पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन, और ये वो तो समंदर के असली पायरेट भी होते हैं। वो सच में तेल चुरा सकते हैं वहां से, कुछ और भी चीजें कर सकते हैं ना। तुम्हारी कोई उसकी ओपोनेंट कंपनी हो, वो कोई नुकसान पहुंचा दे, ऐसा होता नहीं अमूमन। जस्ट फॉर एग्जांपल मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो कोई फिजिकल फॉल्ट हो जाए या कहीं कोई ब्लॉकेज हो जाए, तो पता करने के लिए ये कि 20 किलोमीटर की लंबी ट्रैक को ह्यूमन पॉसिबिलिटी से पता करने में भी बहुत टाइम लगेगा, ठीक है ना। तो हमने क्या किया, फिर हमने मशीन्स को डिप्लॉय किया, यानी हमारे सेंसर नोड्स को डिप्लॉय कर दिया, ठीक है, ताकि और अलग अलग टाइप का सेंसर हो सकता है, ठीक है। देखो एक ये भी बात पढ़ते हुए लोगों का कंफ्यूजन होती है कि सेंसर नोड कहने का मतलब उसके पास एक सेंसर होगा। ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों नहीं है ये भी समझा देता हूँ। देखो एक सेंसर नोड जो है वो एक मान लो है, ठीक है। तो उसके पे क्या है, उसके पे टायर का भी सेंसर है, सॉरी प्रेशर का भी सेंसर लगा हुआ है, ठीक है ना। और कोई और भी सेंसर लगा हुआ है, जैसे तुम अपनी गाड़ी बैक करते हो तो उसमें बैक का पार्किंग सेंसर लगा हुआ है ना, ठीक है ना, कि इतने रेंज तक ये जाएगा। तो ये अगर इस व्हीकल को अगर तुम एक नोड कंसीडर करोगे, तो इसके पास मल्टीपल सेंसर्स हो गए ना चीजों को सेंस करने के लिए। दूसरी बात ये कि अगर मेरे भाई मेरे बंधु, मैं हर एक सेंसर के लिए एक सेंसर नोड डिप्लॉय करूं, तो मेरा कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ जाएगा ना। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को अगर हम दोबारा से समझ लें, ठीक है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या था, हम पहले भी बात कर रहे थे कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट जो कोई भी ओनर लगाता है किसी भी चीज को कंप्लीट करने के लिए, तो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट बढ़ते जाएगी। अब अगर मेरे एक सेंसर नोड के पास इतनी जगह कि मैं इस पर 2 सेंसर्स लगा सकूं, तो मैं क्यों नहीं लगाऊंगा। मेरा मेंटेनेंस कॉस्ट घटेगा,
ठीक है, तो एक सेंसर नोड जो है ना उसके पास मल्टीपल टाइप के सेंसर्स हो सकते हैं। ठीक है, तो इतनी दूर तक हम उसको मैन्युअली नहीं ऑपरेट कर सकते, इसलिए हमको एक सेंसर नोड की जरूरत है। तो एक बात तो हम ये समझ गए कि हमको सेंसर नोड की जरूरत कहाँ पड़ती है। आर्मी में यूज होता है बहुत सारा, आपने पढ़ा होगा मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर में यूज, तो मिलिट्री एप्लीकेशन के अंदर में सेंसर नोड का क्या काम है। देखो आप देखोगे कई बार किसी बॉर्डर पे कोई फाइट हुई या कोई किसी तरह का कुछ हो गया ना, तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले मिलिट्री को बॉर्डर के एरियाज में डिप्लॉय करना शुरू किया जाता है। ये सबसे पहले ये चीज होती है। तो बॉर्डर एरियाज में अभी जो टैंक भी आता है और हमको काफी लेट अगर पता चलता है, तो एक एनिमी के पास ये इस चीज का एडवांटेज हो जाता है। तो क्या किया गया कि एक टैंक की जितनी वाइब्रेशन होती है उस वाइब्रेशन इंटेंसिटी को मेजर करने के लिए एक वाइब्रेशन इंटेंसिटी का तुमको वहां पे सेंसर हम डिप्लॉय करते जो इतना प्रेशर आए तो बता दे। ठीक है ना, देखो ना भूकंप के लिए भी, अर्थक्वेक के लिए भी हम इसी तरह से ग्राफ्स बनाते हैं ना, इतनी इंटेंसिटी का है वो कैसे पता चलता है, उसके लिए भी सेंसर लगा हुआ है। ठीक है, तो ऐसी जगह पे जहां ह्यूमन ऑपरेशंस जो हैं वो इतनी इजीली पॉसिबल नहीं है, उनके लिए हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क्स का इस्तेमाल करते हैं। और एक सेंसर नोड के पास मल्टीपल टाइप का सेंसर हो सकता है, जैसे मान लो T1 हो गया, T2 हो गया, T3 हो गया। तो टी को अगर टाइप के लिए रिप्रेजेंट करें तो ये हमारा एक सेंसर नोड हो गया जिसके पास अलग अलग तरह का हो सकता है भाई, ये प्रेशर का हो, ठीक है, ये किसी और चीज का हो, XYZ का है, ठीक है, सपोज करो कोई डिस्टेंस मेजर का है, या विजन सेंसर है। ठीक है, विजन सेंसर वो तो तुम बैक कैमरा लगाते हो, अगर उसके साथ कोई सेंसर अटैच कर दो तो विजन सेंसर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरह से हमको सेंसर नोड की जरूरत है। अब देखो हर सेंसर नोड के पास क्या होता है ना, एक जितना बड़ा सेंसर उसके पास लगा होगा ना उतना बड़ा रेंज होगा, इससे ज्यादा दूर तक ना ये डाटा ट्रांसमिट कर नहीं सकता। किसी भी नेटवर्क का जो बेसिक ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है वो ये है कि आप डेटा कम्युनिकेट करा सके एक जगह से दूसरे जगह तक। ठीक है, तो जैसे तुम गाड़ी का भी देखते हो ना, गाड़ी अपने तुम पीछे करते हो, तो पीछे करने में क्या होता है, वो एक पर्टिकुलर रेंज तक ही बता सकता है ना कि हाँ भाई अभी यहाँ से अब तुम लग जाओगे, अभी 4 किलोमीटर दूर मेरा कोई पोल है, तो उसके लिए तो मेरा सेंसर नहीं बोलता मेरे को कि आपके 4 किलोमीटर दूर एक सेंसर एक पोल रह गया जी, वहां से थोड़ा बचा के निकलना, ऐसा नहीं होता, इसकी एक रेंज है। ठीक है, तो सपोज करो, ठीक है ना, सपोज करते हैं कि ग्लेशियर हमारा हिमालय पे कहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक सेंसर नोड में लगा करके आ गया। ठीक है, अब मुझे हिमालय पे तो इसकी जरूरत नहीं है ना, हिमालय पे जो चीजें हो रही हैं उसको मुझे नीचे कहीं प्रोसेस करने की जरूरत है ताकि मैं उससे कोई इंफॉर्मेशन विड्रॉ कर सकूं। तो सपोज करो कि यहाँ पे एक बेस स्टेशन है। बेस स्टेशन किसको बोलेंगे अब तुम समझ ही गए। ठीक है ना, अब पेपर में पढ़ते हो कि बेस स्टेशन को डाटा ट्रांसफर किया। बेस स्टेशन वो स्टेशन है भाई जहां पे तुम्हारा डाटा आएगा। ऑब्वियसली हमको किसी इंसानी जरूरत के लिए चाहिए डाटा, ताकि हम उसके ऊपर कोई एक्शन ले सकें। अगर कुछ बर्फ पिघल रही है या कुछ ऐसा हो रहा है तो हम जाकर के कुछ क्रिएट कर सके। दुबई का एटमोस्फेयर इतना गर्म होता है, दुबई वालों ने आर्टिफिशियल क्लाउड ही बना दिया, तो वो आर्टिफिशियल क्लाउड जो बन रहा है वहां के इन्वायरमेंट के हिसाब से कितना सेट रह सकता है, इसलिए वहां के इन्वायरमेंट के टेम्परेचर सेंसर्स लगाए गए होंगे, उसके ऊपर स्टडी करी गई होगी, क्लाउड्स की फॉर्मेशन की स्टडी करी गई होगी, देन वहां पे क्लाउड्स डिप्लॉय किए गए होंगे, कितना धूप झेल सकते हैं, कितना हम इसको फॉर्म्ड वे में रख सकते हैं, तभी क्लाउड का फायदा है ना। ठीक है, तो बेस स्टेशन तक, यानी बेस स्टेशन ऐसी कोई जगह जहां डाटा जाता हो। भाई साहब बेस स्टेशन में यहाँ हिमालय के ऊपर ही तो बनाऊंगा नहीं, मैं अभी कह रहा हूं कि यहाँ टेम्परेचर कुछ भी हो सकता है, तो मैं बेस स्टेशन कहीं नीचे बनाऊंगा। सपोज करो नेपाल के साथ हमारी संधि है भारत की। ठीक है, तो हम नेपाल में, ऐसी कोई बात नहीं है, पाकिस्तान में भी बना सकते हैं, अगर पाकिस्तान वाले हमको अलाउ करें तो बिल्कुल बना सकते हैं। देखो एक दूसरे का भला करके ही चलने में फायदा है, झगड़ा करके तो कुछ फायदा है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहां से बेस स्टेशन नेपाल तक डाटा तो सीधा सीधा नहीं भेज सकता ना, तो इसको क्या करना पड़ेगा, इसको दूसरे सेंसर नोड्स का सहारा लेना पड़ेगा। तो ये किसका सहारा ले सकता है, एक मेरा सेंसर नोड जो यहाँ पे डिप्लॉयड है, ये किसका सहारा ले सकता है, जो इसकी रेंज में होंगे। जो इसकी रेंज से बाहर है, तुम यहां से घर के अंदर बैठ करके चिल्लाते रहो, जिसको तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनाई देगी, वो तुम्हारी क्या मदद करेगा। ठीक है ना, तो उसी तरह से इसकी जो रेंज है ना वो एक फिक्स्ड रेंज होती है। ठीक है, तो ये उस रेंज तक बोलता है कि मुझे ना डाटा आगे फॉरवर्ड करना है, या मुझे कहीं और से कुछ डाटा ले आके दो ताकि मैं इस डेटा को असेंबल करके फिर आगे दे सकूं। बात समझ गए। तो इसको जो दूसरा सेंसर नोड रिक्वेस्ट चाहिए होगा, इसके लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। समझ गए। तो तुम आगे इस चीज को पढ़ोगे कि तुम कहोगे रिक्वेस्ट क्यों भेजनी है, ये तो डिप्लॉयड है, इनका काम है ऐसा कुछ करना। ठीक है, तो नोट्स जो है ना वो बहुत सेल्फिश एक्ट करती है, ये हम पेपर्स में देखेंगे। अब मैं नीचे लिंक में भी डाल दूंगा, जैसा कि आपको पहले भी पता है कि हम लिंक डाल देते हैं ना। तो रिक्वेस्ट इसलिए भेजनी पड़ती है मेरे बंधु कि पहली बात तो ये कि डाटा मुझे भेजना है। दूसरी बात ये कि दूसरा सेंसर नोड ना उसको थोड़ी पता होगा कि इसको अभी डाटा भेजना है कि नहीं भेजना है। ठीक है ना, तो अगर ये इसकी तरफ कान लगा करके हमेशा बैठा रहेगा, ठीक है, तो इसको कान लगाने के लिए इसकी कुछ ना कुछ बैटरी कंज्यूम होएगी ना भाई।
समझ रहे हो, इसकी कुछ ना कुछ बैटरी जाएगी, और बैटरी हमारे पास यहाँ पे एक बहुत मेजर समस्या है, क्योंकि अगर एक बार उसकी बैटरी डिस्चार्ज हो गई तो उसको दोबारा चार्ज वहां पे जाकर के नहीं किया जा सकता। हम वहां दूसरी बैटरी लेके जाएंगे, हमको पता चल जाएगा क्योंकि अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है, तो बैटरी खत्म हो गई होगी तभी इन्फॉर्मेशन नहीं आ रही है। ठीक है, एक मुद्दा ये है, इसमें और भी मुद्दे होते हैं, सिक्योरिटी एस्पेक्ट्स बोलते हो, तो फिजिकल फॉल्ट भी जो है वो एक इसका हिस्सा है। अब देखो कि इसकी बैटरी बचाना जरूरी है, तो एक नोड जितना पूरे नेटवर्क के अंदर में जितनी इसकी बैटरी होगी उतना ही सर्विस दे पाएगा। तुम पूछोगे ये क्या सर्विस दे रहा है, देखो अभी तो हमने समझ लिया ना कि किसी भी नेटवर्क का बेसिक जो मुद्दा है वो है डाटा ट्रांसफर करना फ्रॉम वन सोर्स या वन प्लेस टू अनदर प्लेस, और जो डाटा है वो हमको सुरक्षित मिलना चाहिए, उसमें कोई लीकेज नहीं होनी चाहिए, ब्रीच नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो इसको रिक्वेस्ट भेजनी पड़ेगी। दूसरा, वो इसलिए इसकी रिक्वेस्ट को उस समय नहीं पता है या हमेशा उसको नहीं पता होगा कि ये कब रिक्वेस्ट भेज रहा है, क्योंकि उसको भी अपनी बैटरी बचानी है। दे आर प्रोग्राम्ड इन सच अ मैनर कि उनको अपनी बैटरी प्रिवेंट करनी हो, अपनी मर्जी से सेल्फिश नहीं है, हमने उनको ऐसा डिजाइन किया है। ठीक है, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बैटरी इस्तेमाल कर सके। तो देखो, जब बैटरी कैसे खप रही है, बैटरी खप रही है ट्रांसफर करने में। ठीक है, और एक्स ना सपोज करो कोई पैरामीटर हो गया। पैरामीटर क्या होता है जिससे हम किसी भी चीज को मेजर करें। तो एक्स सपोज करो, अगर अभी के लिए बात करूं तो मैं एनर्जी को अगर मैं माप लेता हूं, एनर्जी कंजम्पशन है ना, तो जितना ट्रांसफर करने में एनर्जी लगेगा उसको हम ट्रांसमिशन एनर्जी करेंगे। ठीक है ना, अब पैकेट भेज रहा है तो तुम कहोगे ट्रांसफर करने में क्या एनर्जी, बैटरी यूज कर रहा है ना भाई, वही बात तो है ना, कि बैटरी यूज करेगा तुम्हारा सिस्टम, जितना चार्ज रहेगा उतना ही चलता है ना, तो ट्रांसमिशन की एनर्जी है। ठीक है, अब अगर मैं कह रहा हूं कि इसको इसने ब्रॉडकास्ट करना है, ठीक है, इसको कहना है कि मुझे डाटा आगे फॉरवर्ड करना है, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला नोड इस वाले नोड से, देखो ये वाला नोड ये वाला नोड जो है मेरा, ये इस वाले नोड से रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो इसको क्या बोलते हैं, इसको रूट का रिक्वेस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये बात मैंने पहले भी समझा दी कि एक नोड जितनी देर अपनी बैटरी चला सकता है सही उपयोग के लिए, उसको उसका लाइफ टाइम बोलते हैं। ठीक है, अब अगर सारे नोड्स का जो एक सेंसर नेटवर्क के अंदर में डिफाइंड हो, किसी कंपनी के द्वारा उनका अपना पेटेंट हो, उन सारे नोड्स का कॉन्ट्रीब्यूटेड टाइम जो होगा दैट इज नेटवर्क लाइफ टाइम, की इतनी देर तक चला, उसके बाद जी बैटरी खत्म हो गई, अब तो आपको रिप्लेस करना पड़ेगा, तो इसको रूट रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है कि मुझे डाटा आगे ट्रांसफर करना है। अब अगर ये नोड जो नोड इस चीज को रिक्वेस्ट को रिसीव कर रहा है, ये एक्टिव मोड में है। ठीक है ना, एक्टिव कहने का मतलब क्या है, देखो हर नोड की जरूरत हमेशा तो नहीं रहेगी ना, जब उसको डाटा ट्रांसफर करना है या एग्रीगेट करना है। अब एग्रीगेशन एक नया वर्ड है, अभी थोड़ा सा आगे चलेंगे तो समझ में आ जाएगा कि एग्रीगेट करना क्या होता है। ठीक है, तो जब उसको डाटा भेजना है वो तब एक्टिव होगा, उससे उसकी बैटरी बचेगी, हम बचेगी हमेशा। हम एक्टिव रहेंगे तो मेरे को कुछ ना कुछ पावर तो लगेगी। पावर कंजम्पशन के बारे में मैंने पहले लेक्चर के बारे में भी बोला, पहले लेक्चर में भी बोला कि आइडल पावर भी रखती है, यानी कि एक्टिव रहने के लिए भी तुम सिस्टम को स्लीप मोड में डालते हो तो भी वो कुछ ना कुछ पावर खाते रहता है। तुम कहोगे कितना पावर खा लेता है, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही सोच रहे हो तुम कि कितना पावर खा लेता है, लेकिन सोचो ना ऐसे ऐसे लाखों सिस्टम हो, तो वो जो थोड़ा थोड़ा का जो मार्जिन है ना, वो बढ़ के ना बहुत बड़ा हो जाता है। ठीक है, मैं ना नीचे आपको एक लिंक में एक क्वेश्चन छोड़ूंगा। ठीक है, ये छोटा छोटा मार्जिन को बड़ा नॉर्मल, मतलब जिसको जनरल स्टडी बोलते हो तुम, जनरल स्टडी तो नहीं, जिसको रीजनिंग बोलते हैं। ठीक है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, आप सॉल्व करना। ठीक है, उससे आपको पता चलेगा कि माइन्यूट माइन्यूट मार्जिन जो है वो कितना फर्क डालते हैं। ठीक है, तो ये बड़े नेटवर्क में जब ये सारे मिलके कुछ कंज्यूम करेंगे ना, तो एक बड़ा अमाउंट ऑफ पावर कंज्यूम होता है, पावर हमें बचानी है, तो ट्रांसफर करने में लगेगा, रिसीव करने में लगेगा। अब इस चीज को ऐसे समझो कि इसने जब अगर रूट इसको डाटा भेजना है तो ये करेगा रूट रिक्वेस्ट, तो इसको हम बोलेंगे RREQ। समझ गए, अगर ये अलाइव है, ठीक है, एक्टिव है एंड अलाइव है। एक्टिव मतलब, अलाइव होने का मतलब इसके पास बैटरी बची हुई है। ठीक है ना, तो ये क्या करेगा, इसकी रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड करेगा। समझ गए, तो इसने जब इसको रिस्पॉन्ड किया ना तो हम इसको बोलेंगे रूट का रिप्लाई। समझ में आई बात, ठीक है। सो रूट रिक्वेस्ट एंड रूट रिप्लाईज आर टू बेसिक फंडामेंटल थिंग्स दैट यू विल सी इन ईच एंड एवरी पेपर दैट इज एसोसिएटेड विद WSN। ठीक है, या फॉर मैनेट ऑल्सो, मोबाइल एडॉक नेटवर्क, एंड वैनेट ऑल्सो, फैनेट ऑल्सो। ठीक है, फ्लाइंग एडॉक नेटवर्क थोड़ा सा अगर देखते हैं, अगर इसमें समय मिल पाया तो हम थोड़ा सा टच करते चलेंगे उनको भी। ठीक, तो रूट रिक्वेस्ट और रूट रिप्लाई हो गया। तो रूट रिक्वेस्ट में क्या होता है और रूट रिप्लाई में क्या होता है, पहली बात तुमको भी ये भी समझना पड़ेगा। तो रूट रिक्वेस्ट में क्या होगा, ये नोड है, ठीक है, तो इसने जो डाटा यहाँ पे इस ग्लेशियर से इकट्ठा किया, इसको ये डाटा भेजना है, तो इस डाटा को क्या करेगा, ये पैकेट्स में भेजेगा।
ठीक है। पैकेट्स को बर्स्ट में भी भेजा जा सकता है, बर्स्ट मतलब एक पूरा चंक हो गया। ठीक है, अगर मैं 1000 पैकेट्स का एक बर्स्ट बना दूं, ठीक है, तो बर्स्ट फॉर्मेशन भी एक अलग मुद्दा है कि बर्स्ट को कैसे फॉर्म कर सकते हैं, कैसे कैसे फॉर्म कर सकते हो मेरे को कमेंट में बताओ, नहीं तो बर्स्ट फॉर्मेशन पे अगर एक लेक्चर चाहिए, ठीक है, ऑप्टिकल नेटवर्क्स के अंदर में इस्तेमाल होता है बर्स्ट बहुत ज्यादा, कि बर्स्ट को फॉर्म कैसे किया जा सकता है, टाइम वेस्ट होता है, ठीक है, एक लेंथ वेस्ट भी होता है, ठीक है, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है, अगर चाहिए इसके ऊपर लेक्चर तो मेरे को अलग से बताओ, मैं उसके ऊपर कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये इन पैकेट्स को भेजना चाहता है, तो पहले ये बताता है कि मेरे पास इस टाइप के पैकेट है, मतलब मैं T1 टाइप का पैकेट भेजना चाहता हूँ। टी हमने समझा था T1 T2 T3 टाइप ऑफ सेंसर हो गए, ठीक है ना, टाइप ऑफ सेंसर, ठीक, जैसे कि प्रेशर का सेंसर हो गया या किसी और चीज का सेंसर हो गया, ठीक है, टेम्परेचर का सेंसर हो गया, ठीक। तो इसने क्या करना है, इसने बोलना है कि मैंने सपोज करो 1000 पैकेट्स जी ट्रांसफर करने हैं, ठीक है, तो इसने ये सारी इंफॉर्मेशन ना इसको एक हेडर में डालनी पड़ेगी, पैकेट हेडर होता है, तुम समझते हो, ठीक है, ये हेडर हुआ, और ये वाला जो इसको रिसीव करेगा, इसको ये पता चल जाएगा कि अच्छा इसने 1000 पैकेट भेजने हैं, समझ रहे हो। तो अब इस वाले नोड से हम क्या क्या उम्मीद करें, ठीक, तो अभी हम सिनेरियो लेके चल रहे हैं कि इसने इसको भेजा रूट का रिक्वेस्ट, RREQ11 क्यों लिखा, अभी थोड़ी देर में समझा दूंगा, ठीक। तो इसने, इसके पास क्या होगा, अगर इसके पास T1 टाइप का सेंसर है और इसके पास भी T2 टाइप का सेंसर है, और इसने T1 टाइप के नोड की डेटा टाइप के सेंसर की रिक्वेस्ट भेजी है इसको, तो ये पहले T1 का बफर देखेगा। बफर क्या होता है, जहां तुम डाटा को रखते हो एग्जीक्यूट कराने के लिए, ठीक है ना, हम बोलते हैं इतना बफर है, ये है वो है, तो ये एक बड़ा इसमें बस फॉर्मेशन में बफर कवर हो जाता है, ठीक है। तो ये अपना बफर देखेगा, अब इसके बफर में सपोज करो 4000 पैकेट्स हैं पहले से, तुम कहोगे कहां से आए, ये बहुत अच्छा सवाल है, कहां से आए, तो इसको सिर्फ एक ही बंदा थोड़ी रिक्वेस्ट भेजेगा, इसको ये भी भेजेगा, इसको ये भी भेजेगा, ये एक सेंसर नेटवर्क है ना मेरे बंधु, नेटवर्क है पूरा, इसमें दूसरे नोड्स भी होंगे जो आपस में बात कर सके, आपस में डेटा शेयर कर सके, रिसोर्स शेयरिंग, रिसोर्स अलोकेशन, ये मुद्दे हैं। सेंसर नेटवर्क्स के लाइफ टाइम कैसे बढ़ा करके रख सकते हैं, लाइफ टाइम क्यों बढ़ानी है मेरे भाई, लाइफ टाइम देखो, जितनी देर तक तुम्हारी बैटरी है उससे एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी तुम जनरेट कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे पहले के घरों में, आज तो तकनीकी इतनी एडवांस हो गई है, ठीक है, बिजली जाती भी नहीं है, बट बिहार में शायद अभी भी जाती हो, ठीक है, तो वहां पे क्या होता था भाई साहब, लोग बैटरी रखते थे घर के अंदर में, जैसे तुम इन्वर्टर रखते हो वो सिंपल बैटरी रखते थे, उस बैटरी से एक फैन चला लिया, जरूरतें बड़ी लिमिटेड है ना वहां के लोगों की, बेचारे बहुत बहुत सटल मेंटालिटी के हैं, क्योंकि उनको प्रोग्रेस अभी उतना विजिबिलिटी नहीं आ रही कि प्रोग्रेस क्या हो सकता है, जो पॉलिटिशियंस काम करने को इच्छुक हैं वो भी कर रहे हैं, तो विचार बहुत, चलो सेंसर नोट्स पे आते हैं, तो अब उस बैटरी से कुछ पावर जनरेट हुआ, अब उससे एक पंखा चला लिया, एक बल्ब जगा दिया, तो वो पंखा भी उतनी देर तक चलेगा जब तक बैटरी के अंदर जान है, तो उतनी वो पावर प्रोड्यूस कर रहा है। इसी तरह से इसके साथ भी जो बैटरी है वो इतना कुछ एक अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करता है, तो जितना इसका एनर्जी प्रोड्यूस होगा उसको हम बोलते हैं रेजिड्यूल एनर्जी, समझ गए, जितना एनर्जी इसकी बैटरी से हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, जो भी इसकी बची हुई है, तो जब भी ये कुछ काम करेगा इस रेजिड्यूल आर ई जो हो जाएगा वो आर ई माइनस कंज्यूम्ड एनर्जी हो जाएगा, है ना, इतना एनर्जी ऑब्वियसली रिसीव कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी तो खपेगी, ठीक है। तो रेजिडुअल एनर्जी वो एनर्जी है जो इसके साथ में एसोसिएटेड है, ठीक है ना, समझ गए इतनी सी बात को। तो अब इसको T1 टाइप का है, तो इसने 4000 पैकेट्स देके, दूसरे भी तो इसको भेज रहे हैं ना, तो और इसका एग्जीक्यूशन रेट होगा, है ना, एग्जीक्यूशन रेट तुम पूछोगे कि सर क्या होता है सौरभ, एग्जीक्यूशन रेट किसको बोलते हैं, देखो कोई एक नोड है यार, है ना, इसका कुछ काम है, तो इसकी कोई क्षमता होगी ना, तुम गाड़ी खरीद के लेके आते हो तो उस पर लिखा होता है ना इतना bhp 170 bhp, मतलब उतना वो तुमको पावर डिलीवर कर सकती है, उससे ज्यादा नहीं कर सकती है। उसी तरह से इस नोड की भी कैपेसिटी होगी कि इतने पैकेट्स में एग्जीक्यूट कर सकता हूँ भाई, तो अब 400 पैकेट है एग्जीक्यूशन रेट है मान लो, ठीक है, तो 4000 पैकेट्स इसके पास बफर में पड़े हैं, तो मुझे कितने टाइम लगेगा इसको भेजने के लिए, जो पहले वाले हैं, अभी जो आया है उसकी बात नहीं करते, तो जो पहले वाले हैं उसको भेजने के लिए मुझे 10 सेकेंड का टाइम लग जाएगा, इसको हम बोलेंगे आइडल टाइम, ठीक। देखो मैंने पहले लेक्चर में भी बोला था, ठीक है, आइडल टाइम मतलब लिखा हुआ है, ठीक है, मतलब भी वही बनता है जिसमें ये कुछ कर नहीं सकता, कोई काम नहीं हो रहा, काम इसका कोई और हो रहा है, मेरे मतलब वाला काम नहीं हो रहा, जिससे मेरा एसोसिएशन है वो प्रोसेस में अभी तक नहीं आया, तो वो प्रोसेस में आने के लिए इसको 10 सेकंड का लगेगा, जब नया पैकेट आएगा इसके पास जो पहले से बफर में होगा, इनको ये निकालेगा तब नहीं इनको माउंट करेगा, ठीक है ना, तो ये आइडल टाइम लग गया। अब ये नोड है, ठीक है ना, तो इसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी होगी ना कि मुझे एग्जीक्यूट करने में इतनी एनर्जी लगती है, तुमको किसको पहले से पता होता है, जी हाँ ये पहले से पता होता है। अगर तुम डेली लाइफ में देखने जाओगे, तुम आपने अपना फ्रिज ना बहुत बार देखा होगा,
मतलब एनॉनिमस नंबर ऑफ टाइम्स देखा होगा। ठीक है, इसके ऊपर तुमने ज्यादा से ज्यादा नजर की होगी ना, तो इस पे एक स्टार बने होते हैं, वहां तक नजर की होगी। स्टार इसलिए बने होते हैं क्योंकि उसकी रेटिंग होती है, अच्छा इतने स्टार का है, मतलब इतनी पावर की कंज्यूम करते हैं। उसके नीचे देखना ना, एक यूनिट भी लिखा होता है। ठीक है, यूनिट से क्या होता है कि वो उतना बताता है कि एक साल में अमूमन इतनी पावर तुम इस्तेमाल करोगे अगर तुम इतना घंटा चलाते हो। उसको कैसे पता है भाई? ठीक है ना, देखो ना, फिजिकल डिवाइस है ना, फिजिकल डिवाइस से इलेक्ट्रॉन्स दौड़ेंगे। उनको इलेक्ट्रॉन्स क्यों बोल रहे हो? बिजली दौड़ती है, हाँ, तो इलेक्ट्रिसिटी को सम्मान देने के लिए, इलेक्ट्रॉन को सम्मान देने के लिए बिजली का नाम इलेक्ट्रिसिटी रखा गया। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रिसिटी, ओनली द सिंगल पार्टिकल दैट इज मूवेबल। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन के अंदर में, इसलिए बिजली दौड़ती है भाई। बाकी तुमको पावर के इसी चीज को इजाद किया गया है, इसी बेस पे बल्ब जब बन रहा है, सब कुछ, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का जो बेसिक फंडामेंटल है वो यही है, इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट का। ठीक है, तो अब इसके ऊपर लिखा हुआ है ना कि इतनी पावर कंज्यूम करूंगा। ठीक है, उसी तरह से सेंसर नोड भी अगर फिजिकल डिवाइस है तो एक पैच के साथ आएगा कि मैं इतना पावर लेता हूँ, इतना मैं काम करता हूँ, तो इतना मेरे को टाइम लगता है और इतना मेरे को पावर लगता है। ठीक है, तो इसने क्या किया, इसने तुमको दो तरह के कॉस्ट इन रिटर्न में भेजे। तो फर्स्ट कॉस्ट इज आइडल कॉस्ट। ठीक है, या दोनों जोड़ करके इकट्ठे भेज देगा, जिस तरह का प्रोटोकॉल इस्तेमाल होगा। ठीक है, और दूसरा हो गया इसका कंप्यूटेशन कॉस्ट। ठीक है, कंप्यूटेशन कॉस्ट ना फिक्स होगा, किसी का भी कंप्यूटेशन कॉस्ट फिक्स होगा, चाहे तुम्हारा नेटवर्क जो है वो होमोजीनियस है चाहे हेट्रोजीनियस है। देखो, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मैंने पहले भी बहुत बार समझाया, मैं फिर भी समझा देता हूँ। होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस, देखो दोनों अलग अलग नाम है। ठीक है, होमोजीनियस कहने का मतलब ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होने का मतलब क्या हुआ कि अगर सपोज करो कि ये नोड है, इसकी सेंसिंग कैपेबिलिटी है, सेंसिंग रेंज जो है वो 200 मीटर तक है। ठीक है, मतलब मैं 200 मीटर तक इसको सेंस कर सकता हूँ, तो जो दूसरा होगा ना उसका भी 200 मीटर होगा। ठीक है, अगर इसके पास जो 2500 mAh की बैटरी लगी हुई है, सपोज कर लो मैं अभी के लिए लेके चल रहा हूँ, 25 mAh की बैटरी ली है, तो इसको भी 2500 mAh की बैटरी लगी होगी। दिस इज कॉल्ड होमोजीनियस नेटवर्क। ठीक है, और हेट्रोजीनियस कहने का मतलब ये हुआ छोटे भाई कि इसमें जो नोड है ना, इसकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी, पावर, एडेप्शन रेट, या जिस तरह की बैटरी लगी है वो अलग अलग है। ऐसा भी होता है अलग अलग, जैसे कहीं से कम डाटा की जरूरत है, हमें बार बार नहीं चाहिए, तो वहां बड़ा सेंसर नोड लगा के क्या करोगे? ठीक है, तुमको कि लगा देते हैं 3 साल में जाकर के एक बार बदल के लेके आएंगे भाई। कभी कभी मेंटेनेंस के लिए भी भेजना पड़ता है, जितना बड़ा सेंसर नोड लगाओगे उसकी मेंटेनेंस के लिए उतनी बार उसका चक्कर भी काटना पड़ता है। ठीक है, तो हेट्रोजीनियस रिक्वायरमेंट के हिसाब से बन जाता है। होमोजीनियस ऐसा होता है, जैसे तुम पेपर्स पढ़ोगे ना तो उसमें लिखा होता है कि 100 मिली जूल एनर्जी जो है वो रेजिडुअल एनर्जी, टेबल बना होता है पेपर्स के अंदर में। ठीक है, टेबल बना हुआ है उसमें, जो उनके ऑर्डिनल मीजर्स जो बेसिक उन्होंने नेटवर्क सिमुलेशन के लिए सब पैरामीटर्स रखे होते हैं। ठीक है, तो ये इतनी बैटरी के साथ होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में आया। तो किसी तरह का नेटवर्क होमोजीनियस हो सकता है, किसी तरह का फिजिकल नेटवर्क होमोजीनियस हो सकता है, बट रिक्वायरमेंट होमोजीनियस कभी भी नहीं होती, हमेशा हेट्रोजीनियस ही होती है। अलग अलग टाइप का यूजर, अलग अलग टाइप की डिमांड, और अलग अलग टाइप की डिमांड, अलग अलग तरह के डेटा की डिमांड है। मल्टीमीडिया डेटा का इस्तेमाल होता है, इसीलिए तुमको 5G 6G फलान ढिमकान ये सब चाहिए। ठीक है ना, 2G से टेक्स्ट ट्रांसफर कर सकते थे इजिली, फिर तुम 3G में इमेजेस ट्रांसफर करने लग गए इजिली, फिर 4G में तुम वीडियोस ट्रांसफर करने लग गए इजिली, फिर 5G में क्या हुआ, वीडियोस को हाई रेजोल्यूशन की वीडियोस ट्रांसफर करने लग गए इजिली। ठीक है, उसके लिए हर तरह की सर्विसेज का चार्ज है। यही दुनिया है, ऐसे ही चलती है। ठीक है, तुमको जितनी सुविधाएं मिलेंगी उसके हिसाब से तुमको उसका खर्चा पे करना पड़ेगा। ठीक, तो ये नोड हुआ। अब इसने जो अपनी एनर्जी का बही खाता इसको भेज दिया कि मेरे को कंज्यूम्ड एनर्जी लगेगी एंड मेरे को आइडल एनर्जी लगेगी। ठीक, अब देखो ये तो ब्रॉडकास्ट कर रहा है ना, ब्रॉडकास्ट का तो मतलब समझ ही रहे हो, है ना, कि ये रिक्वेस्ट तो रिगार्डलेस ऑफ द सेंडर, ये इसके रेंज में जितने लोग होंगे सबके पास जाएगी। इनमें से जो एक्टिव होगा वो इसको रिप्लाई करेगा, ये नियम है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि इसके आसपास 5 नोड थे और इसमें से X1 X2 एंड X3 नोड ने इसको रिप्लाई कर दिया, तो ये तीनों इसको रूट रिप्लाईज भेजेंगे ना, RREP भेजेगा, RREP 1, RREP 2, RREP 3। इसीलिए पहले मैंने ऊपर RREQ 1 लिखा था कहीं पे पीछे, अब मैंने बोला भी था कि आपको बाद में ये समझाऊंगा। ठीक है, तो रिक्वेस्ट भेजा, अलग अलग लोगों ने रिप्लाई किया। अब तुम बचाना चाहते हो बैटरी, और जो रिक्वेस्ट का रिप्लाई आया है वो भी बैटरी के टर्म नहीं आएगा, क्योंकि भैया हम इतना खपा देंगे, अगर तुमसे बचता है तो बचा लो, नहीं बचता है मत बचाओ। तो फिर क्या होगा कि हम उसमें से मिनिमम कॉस्ट वाला नोड ले लेंगे। ठीक है, मिनिमम कॉस्ट का तुम नोड ले लोगे। ठीक, जिसने तुमको मिनिमम कॉस्ट ऑफर किया, जैसे इन 3 नोड्स थे, इसने ऑफर किया सपोज करो X1 अमाउंट, इसने ऑफर किया X2 अमाउंट, और इसने ऑफर किया X3 अमाउंट। ठीक है, जिसका सबसे कम हुआ उसको हम चूज कर लेते हैं। ठीक, तो ये एक सेंसर नोड था, इसने 3 लोगों को रूट रिक्वेस्ट भेजी। ठीक है, RREQ, और सपोज करो कि इसने एक को चूज कर लिया, और ये वाला नोड है कि इसकी कॉस्टिंग सबसे मिनिमम थी, इसको और इसको रिजेक्ट कर दिया।
रिजेक्ट करने का मतलब ऐसा नहीं कि इनको किसी दूसरे बेस पे रिजेक्ट किया गया है, अभी तो सिर्फ कॉस्ट का मुद्दा है, ठीक है। बाद में ये रेपुटेशन पे आ जाता है रिसर्च आर्टिकल्स के अंदर में। फिर ये यही काम ये करेगा, यानी कि ये किसी आगे किसी को फॉरवर्ड करेगा कि भैया ठीक है, अब हमारा इधर से मेरे इनसे काम तो हो गया, अब तुम आगे देखो कहाँ तक भेजना है। तो जहां पे डेस्टिनेशन होगा, सपोज कर लो बेस स्टेशन हमारा डेस्टिनेशन है, मतलब हमें बेस स्टेशन तक इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है, तो इसके बीच में मल्टीपल नोट्स आ जाएंगे, और इन मल्टीपल नोट्स को आप हॉप्स के नाम से जानते हो। समझ गए? ठीक, हॉप्स मतलब इंटरमीडिएट जो भी नोड्स होंगे, तो ये हॉप कहलाता है। ठीक, तो इस तरह से एक रूट बनता है। अब इस रूट के बनने में जैसे मैंने तुमको बताया कि देखो, मल्टीपल लोग एक ही नोड को रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम बेसिक बेसिक तो हमको रूटिंग समझ में आ गई, रूट रिक्वेस्ट समझ में आ गया, रूट रिप्लाई समझ में आ गया, ठीक है। तो अब एक दूसरा सिनेरियो लेकर के देखते हैं, इसको ऐसे समझ लो कि ये एक नोड है, ठीक है। अब इसको ये भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, इसको ये भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, और इसको ये भी रिक्वेस्ट भेज रहा है, और इसने इसको ले रखा है, इसको एक्सेप्ट कर लिया है कि ठीक है हम आपका डेटा फॉरवर्ड करेंगे। तो रूट रिक्वेस्ट ये यहां से अप्रूव्ड रिक्वेस्ट है, ठीक है। अब सपोज करो कि इसने T1 टाइप का डेटा भेजा है, ठीक है। अभी के लिए हम प्रेशर का नाम ले लेते हैं, ये प्रेशर है। इसने T2 टाइप का भेजा है, T2 को सपोज करो हम टेम्परेचर ले लेते हैं, और इसने T3 टाइप का डेटा भेजा है, इसको हम ह्यूमिडिटी ले लेते हैं सपोज करो, ठीक है। तो इसके पास अगर ये एक्सेप्ट कर रहा है, यानी इसके पास T1 टाइप का भी है, इसके पास T2 टाइप का भी है, इसके पास T3 टाइप का भी है। तो अब ये क्या करेगा, इसको और भी सपोज कर लो, एक आधा और लगा लो, जिसको जिसने इसने T1 से भेजा, इसने तो आप बोलोगे कि इतने रिक्वेस्ट आते भी हैं, हाँ बिल्कुल आते हैं, बिल्कुल आते हैं। ये मान लो T2 टाइप का हो गया, ठीक है। तो अब इसको क्या करना पड़ेगा, इसको डेटा एग्रीगेशन नाम की एक पॉलिसी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। डेटा एग्रीगेशन कहने का मतलब है डेटा इकट्ठा करना, ठीक है। तुम बोलोगे इसमें इकट्ठा क्या करना है, आ रहा है भेजो। मुझसे मल्टीपल नंबर ऑफ टाइम से क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें इकट्ठा करने जैसा क्या है, डेटा एग्रीगेशन का मतलब क्या है। मैंने इसको आपको एक बड़े छोटे से एग्जाम्पल से आपको बताया, रियल लाइफ पे हम चलते हैं, ठीक है ना। तो एक रियल लाइफ के एग्जाम्पल से हम इसको कंसिडर करते हैं। हम मान के चलते हैं कि पंकज के पास 6 ट्रक आते हैं, ठीक है। अब पंकज कौन है, ये मेरा भाई है, ठीक है। इसके पास ये पंजाब के अंदर में सैमसंग कंपनी के साथ में काफी टाइम से एसोसिएटेड है, काफी सीनियर लेवल पे। और पंजाब में जितने भी सैमसंग के डिस्ट्रीब्यूशन होते हैं, एलईडीज के पैनल्स के एंड जो भी, उसमें इनका बहुत बड़ा रोल रहता है, ठीक है। तो ये ना सैमसंग काफी काम करती है रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव से। तो जब भी कुछ सैमसंग में रिसर्च का होता है, तो मुझे पंकज से उसकी जानकारी मिल जाता है कि ये पैनल में ये चेंज करा, ये तो मुझे ये उनका सिस्टम भी, एक दिन ऑफिस गया तो उनका सिस्टम देखा मैंने कि ऐसे ऐसे होता है। उसी सिस्टम को आपको डेटा एग्रीगेशन पे समझाता हूँ, ठीक है। काफी हार्ड वर्किंग बंदा है और काफी मेहनत लगती है इस काम में जो ये करना चाहता है। सपोज करो कि पंकज के पास बैंगलोर के लिए एक ट्रक आता है, ठीक है, जिसमें 75 एलईडीज है, ठीक है। तो दिन के 1 बजे इसके पास बैंगलोर के लिए ये ट्रक आ गया कि हमें ये ट्रक बैंगलोर भेजना है। पंकज की रिक्वायरमेंट है, पंकज की ड्यूटी है कि ये ट्रक बैंगलोर जाना चाहिए। तो पंकज ने सपोज कर बैंगलोर के लिए निकाल दिया, ठीक है ना जी, चलो जी तुम बैंगलोर जाओ। तो पंकज को ये बैंगलोर भेजने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें ड्राइवर रखना पड़ेगा, है ना। हवा में तो नहीं चलेगी, टेस्ला तो बेचारा चला नहीं सकता, अभी इतना इंडिया ये नहीं हुआ है कि हम डिस्ट्रीब्यूशन में टेस्ला यूज करें, ठीक। तो एक ड्राइवर रखना पड़ेगा, और इसके अलावा इसको पेट्रोल का खर्चा लगेगा, है ना। हमारे केस में वायरलेस सेंसर नेटवर्क के केस में पेट्रोल क्या होगा ये अभी हम समझ जाएंगे, ठीक। तो 1 बजे इसको बैंगलोर का आया ट्रक, 2 बजे इसको ना चेन्नई के लिए ट्रक आया, इसने चेन्नई ट्रांसफर कर दिया, और 2 बज के 20 मिनट पे इसके पास वापस से बैंगलोर का ट्रक एक और आ गया, एक नया ट्रक आया, और इसमें 40 एलईडीज है, ठीक है। अगर ट्रक की कैपेसिटी 150 एलईडीज की है, तो यहां पे हमसे गलती हुई ना। अभी मुझे इस 40 एलईडी को भेजने के लिए, क्योंकि ये ड्यूटी है तो भेजना है, तो मुझे एक और ट्रक लगाना पड़ेगा, और ये ट्रक जो होगा इसमें 40 एलईडी जा रही है, जबकि मैं पहले एलईडी, इसमें भी एक खाली जा रहा है। तो अगर मैं पहले वाले ट्रक में 75 एलईडी थी और इसमें 40 एलईडी हैं, तो मेरे कितने हो गए, एक 5 और 7 4 11, 115 एलईडी हो गई अपनी, जबकि ट्रक की कैपेसिटी 150 एलईडी की थी। तो मुझे नुकसान पड़ा ना। तो पंकज क्या करता है, पंकज ना एक सर्टेन टाइम रखता है, इंटरवल, कि मैं ना 4 बजे ही भेजूंगा, जितने भी ट्रक होंगे 4 बजे तक जो आगे सो आगे, नहीं तो अब कल के लौट में जाएंगे। तो पंकज के पास 4 बजे तक ना, सपोज करो 6 बैंगलोर के ट्रक आ गए,
ठीक है, दो चेन्नई का ट्रक आ गया। ठीक है, तो अब पंकज क्या करता है, सबसे पहले ना बैंगलोर के ट्रक्स का सामान अलग अलग करवाता है। अलग अलग कहने का मतलब ये हो सकता है ना कि एक एलईडी का हो, ठीक है, तो दूसरा किसी फ्रिज के लिए आया हो। आजकल के आप फ्रिज देखोगे ना, आपका दिमाग खराब हो जाएगा। भाई साहब, दो दो दरवाजे खुलते हैं, उसमें इतना खाना पता नहीं कहाँ रखती जनता। हमारे घर में भी दो है, लेकिन पूरा नहीं होता। फ्रिज के साथ समस्या ही यही है। चलो, बहरहाल, तो अब ये क्या करेगा, ये क्या करता है, ये फिर सामान के हिसाब से ट्रक्स को रीअरेंज करता है कि इसमें एलईडी है, और फिर ऑब्वियसली उसकी कैपेसिटी के हिसाब से। ऐसा करने से इसके बैंगलोर में अगर एक एक करके ये बेचता है तो उसको 6 ट्रक लगते हैं, ऐसे इसके 2 से 3 ट्रक में इसका काम हो जाता है, और यहाँ पे इसका 3 ट्रक की कैपेसिटी का जो मेरा खर्चा है वो मेरा बच जाता है। इन द सिमिलर फैशन, अगर हम अपनी प्रॉब्लम पे ध्यान दें, जो हमारी समस्या है वो ये है कि इस नोड के पास मल्टीपल जगहों से रिक्वेस्ट आ रही है। तो कितना रिलेटेबल है यार। मुझे ना मशीन हमेशा ऐसा लगता है कि ये मतलब बिल्कुल इंसानों के हिसाब से है। ठीक है ना, बस दिमाग हम उतना ही देते हैं जितना हमको जरूरत है। क्यों ऐसा करते हैं वो तुम मशीन लर्निंग के लेक्चर में जाके देखो। तो देखो, इसने इसको इसको भेजा, इसने अप्रूव किया था, तो ये क्या करेगा, अब यहाँ पे डेटा एग्रीगेशन करेगा कि एक तरह के डेटा को ये इकट्ठा रखे और जो दूसरे तरह के डेटा है उनको ये अलग कर दे, ताकि भेजने में सुविधा हो। ठीक है, और ऐसा करने से क्या होगा, इसको देखो, जो इसको भेजने के लिए एक मीडियम लगता है। ठीक है ना, तुम कह रहे हो ना कि वायरलेस सेंसर नेटवर्क है। वायरलेस है यानी इसके अंदर कोई वायर नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, ये एक नोड दूसरे नोड से कम्युनिकेट डायरेक्टली कर सकता है हवा में। यानी हवा जो है ये मीडियम हो गया। तो जब तुम टेक्निकल भाषा में इसको पढ़ने चलोगे तो इसको चैनल बोलते हैं। ठीक है, मल्टीपल तरह के चैनल होते हैं और उनकी मल्टीपल तरह की जरूरतों के हिसाब से बनाया जाता है। जैसे मैं सिंपल सिंपल नाम ले लेता हूँ, ठीक है, जैसे एडिटिव वाइट गॉसियन नॉइज चैनल। ठीक है, अगर तुमको नॉर्मल डाटा भेजना हो, टेक्स्ट, सिंपल सिंपल टेक्स्ट भेजना हो, एडब्ल्यूजीएन का इस्तेमाल करो। मल्टीमीडिया डेटा भेजना है तो रेलेग्रेशियन, ठीक है, और नाकागामी करके एक और चैनल है, इसको भी भेज सकते हो। नाकागामी जो है ना, रेशियन से इंस्पायर्ड है। रेलिक फेडिंग चैनल का नाम तो मैं यार इतनी बार सुन लिया ना कि मतलब हर जगह ही इस्तेमाल होता है, बहुत ही अच्छा है। इनके अंदर गेन आता है, ठीक है, गेन की वजह से चैनल में नॉइज आता है, तो उसको बूस्ट करना पड़ता है, तो उसको बूस्टर एल्गोरिदम्स लगते हैं। ये भी अपने आप में कम्युनिकेशन एक मस्त टॉपिक है। ठीक है ना, कम्युनिकेशन क्या होता है, बट सेंसर नेटवर्क भी तो कम्युनिकेट ही कर रहा है, तो कम्युनिकेशन भी सेंसर नेटवर्क के साथ जुड़ जाता है, तभी आपको ये पूरी चीज समझ में आती है। ठीक है, तो सेंसर नोड ने अब इसने क्या किया, इसने एक एग्रीगेशन का टाइम रखा। तो इस एग्रीगेशन टाइम को ना हम दो हिस्सों में समझते हैं। ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेंसिंग इंटरवल। सेंसिंग इंटरवल के अंदर होगा सेंसिंग टाइम एंड डेटा एग्रीगेशन टाइम। ठीक है, तो डेटा एग्रीगेट करने में भी एनर्जी लगेगी ना, सो डेटा एग्रीगेशन हो गया। ठीक है, और ट्रांसफर करने में तो हम इसको टी एक्स, ठीक है, अभी ट्रांसफर करने में जो लग रही थी, ठीक है, रिसीव करने में लगेगी तो आर एक्स कहेंगे। ठीक है, तो इतनी इतनी सी बात तुमको समझ में आ गई। तो जो टोटल तुम्हारा पावर कंज्यूम होता है, ठीक है ना, वो क्या लगेगा कि ट्रांसफर करने में कितना लगा, एग्रीगेट करने में कितना लगा, ठीक है ना, रिसीव करने में कितना लगा, ठीक है, और इसके अलावा इसको मॉड्यूलेट करना पड़ता है। ठीक है, तो उसमें कितना लगा, तो जितना टाइम लगता है उसके हिसाब से पावर लगती है, और ऐसे करके एंड तक पहुंच जाता है। तो यहाँ पे रूटिंग खत्म होता है कि सिंपल रूटिंग क्या होती है। ठीक, अब रूटिंग जब हो गई, ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि रूटिंग में क्या पॉसिबिलिटीज है। समझ रहे हो मेरी बात को। रूटिंग की पॉसिबिलिटीज कहने का मतलब ये है कि देखो, अब इस चीज को ना इतना तो तुमको समझ में आ गया कि रूटिंग कैसे हो रही है, मतलब एक नोड को और जरूरत क्यों है। ठीक है, तो अब अगर इस नोड को यहां पे डेटा भेजना हो, तो हमारे रूटिंग के जो एस्पेक्ट है उसमें सबसे पहले क्या है कि इसको ब्रॉडकास्ट करना पड़ता है। समझ गए ना, ये तो हमारा बेसिक प्रिंसिपल है कि ब्रॉडकास्ट करोगे, फिर जो नोड हमारे इसके रेंज में होगा वो उसको रिस्पॉन्स दे देगा। लेकिन अब तुम ऐसे सोचो कि इसको ना ब्रॉडकास्ट करने में भी तो पावर लगेगी ना। जितनी बार ब्रॉडकास्ट करना है, फिर ब्रॉडकास्ट का वेट करना है ना, कि ब्रॉडकास्ट का रिस्पॉन्स आए भाई तो मेरा डाटा आगे जाए, तो उसमें भी पावर लगेगी। और पावर बचानी है, कम का कम मेहनत में, कम मेहनत के अंदर में अगर मेरा ज्यादा काम होता है तो इसी को इफिशिएंसी बोलते हैं ना, तुम इफिकेसी भी बोलते हो। ठीक है, तो इसको अगर अब ऐसा करने से मुझे ज्यादा लग रहा है कि इसका सर्च स्पेस बहुत बड़ा है। जब जब सर्च स्पेस बड़ा होगा तो तुमको टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है,
तो इसको क्या करना पड़ता है कि इसके लिए इस चीज को रिकवर करने के लिए साइंटिस्ट ने क्लस्टरिंग मेथड्स का इजाद किया, ठीक है ना। ये हम क्लस्टर ओरिएंटेड रूटिंग करेंगे, ठीक। अब क्लस्टर ओरिएंटेड रूटिंग क्या होती है उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं मोटा मोटा, ठीक। तो देखो, जैसे अगर मैं क्लस्टर ओरिएंटेड रूटिंग की बात कर रहा हूँ, तो जैसे अब हम सपोज कर लेते हैं कि ये मेरा नेटवर्क है, मल्टीपल नोड्स हैं, ठीक है, अलग अलग लोकेशंस के ऊपर। हो सकता है ना, ऐसे तो ऐसे ही दुनिया चल रही होगी। एयरटेल अपने में दिखाता है ना, ये कनेक्टेड नोड है, तो वो क्या कर रहा है, एक नेटवर्क ही डिप्लॉय कर रहा है। तो तुम्हारे, सपोज करो कि मैं रीजन की बात लेता हूँ, तो ऐसे रीजन बांट सकते हैं, सपोज करो, ठीक है। ये भी किसी एल्गोरिदम से बांटा जाता है, ऐसे नहीं बांट सकते। तो इसमें से सपोज करो 3 और 4 रीजन है। तो इसमें क्या होगा ना, इसमें एक क्लस्टर, इसको जो बांटेंगे, इसको अमूमन हम क्लस्टर बोलते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर क्लस्टर है तो इसको हम क्लस्टर हेड से सॉल्व करेंगे। क्लस्टर हेड से सॉल्व करने का मतलब क्या है, देखो, अगर मुझे ये पता चल जाए कि मुझे सिर्फ इसी से बात करनी है, ठीक है ना। जैसे इस नोड को अभी ब्रॉडकास्ट करना पड़ा था, 3 लोगों को करना पड़ा था। अगर इसको पता हो कि मेरी सारी जिम्मेदारी ये बंदा उठा रहा है, तो मैं सीधा सीधा इसको बोलूंगा, ठीक है ना। तो ये क्या करेगा, ये मेरा डाटा फिर फर्दर किसी दूसरे को देगा, ठीक। ये क्या सिस्टम हुआ, देखो, क्लस्टर हेड क्या हुआ। क्लस्टर हेड ना तुम उसको बनाते हो जिसके पास रेजिडुअल एनर्जी हाईएस्ट हो इनिशियली, क्योंकि तुमको पता ही नहीं है और कोई मेथड अभी, ठीक है ना। वायरलेस सेंसर नेटवर्क इतनी जल्दी खत्म होने वाला तो है नहीं, ये बहुत लंबा चैप्टराइजेशन है, ठीक है। तो इसके 2-3 लेक्चर्स तो अपने को बनाने ही पड़ेंगे। तो जिसका रेजिडुअल एनर्जी सबसे ज्यादा होगा ना, उसको ही हम क्लस्टर हेड बनाते हैं, ठीक। तो क्लस्टर हेड तुमने बनाया। अब क्लस्टर हेड रेजिडुअल एनर्जी ज्यादा होने से क्या होगा, ज्यादा लोगों का रिक्वेस्ट ले सकेगा। लेकिन अगर ये बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट ले रहा है, तो देखो, पहले इससे समस्या क्या समाधान होता है। इसको भी नहीं सोचना है कि मैंने कहाँ डाटा देना है, अगर ये रीजन में, इसको भी नहीं सोचना है कि कहाँ देना है, इसको अपने अपने क्लस्टर हेड को देना है। तो अब क्लस्टर हेड को भी तो कुछ ना कुछ सहूलियत देनी पड़ेगी। तो क्लस्टर हेड क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ, जैसे इसमें का ये क्लस्टर हेड है, अगर इसमें का ये क्लस्टर हेड है, तो ये दूसरे एरिया का सिर्फ क्लस्टर हेड से ही बात करेगा, किसी दूसरे नोड से नहीं बात करता। तो अभी इतनी सी बात तो समझ में आ गई कि एक क्लस्टर हेड जो है वो दूसरे क्लस्टर हेड को ही रूट रिक्वेस्ट भेजेगा। देखो ना, ये तो बड़ी ही सिंपल सी बात है। अगर एक सिंपल सी फिलोसफी देखें, अगर एक क्लस्टर हेड बाकी सब नोड्स को भी रिक्वेस्ट भेजने लग जाता है, तो इसका क्लस्टरिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसका तो कोई मतलब ही नहीं रह गया। यानी कि अगर हमारे पास, अब मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ करके देखूं, है ना, तो देखो यहाँ पे नोड्स होंगे, इनका अपना क्लस्टर हेड होगा। अब सपोज करो इस नोड ने यहाँ के किसी नोड को डाटा भेजना है, ठीक है। तो ये मेरा टर्मिनल हो गया, ये डेस्टिनेशन भी आप बोलते हो, पहले भी हम यही पढ़ रहे हैं, और ये मेरा यहाँ से सोर्स हो गया, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, ये क्लस्टर हेड दूसरे क्लस्टर हेड को ब्रॉडकास्ट करेगा, ये दूसरे को ब्रॉडकास्ट करेगा। ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक कि टर्मिनल आपको मिल नहीं जाता, जब तक एंड नहीं हो जाता, ठीक है। तो देखो, अभी हमने फायदा तो समझ लिया कि अगर क्लस्टर बेस्ड रूटिंग करते हो तो फायदा क्या क्या है। तो रेजिडुअल एनर्जी जो है उसमें कम खर्च होगी ना। ये हमारे पास जो मेरे को ब्रॉडकास्ट करने में एनर्जी लग रही थी, ये सारी एनर्जी मेरी बच गई। तो उतनी एनर्जी को मैं वापस से यूटिलाइज कर सकता हूँ किसी और काम में, ठीक है। तो अब देखो, अगर ये कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि ये जो क्लस्टरिंग का कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया 1998 का है, ठीक है ना, इट्स टू ओल्ड। बट अभी भी इसके जो लॉजिक्स है ना, वो बिल्कुल ही ऐसे काम करते हैं जैसे ये बिल्कुल ही सटीक बैठता है ये चीजों को लेकर के। तो अगर इतना, अब इसको प्रोटोकॉल को अगर मैं आपको बता दूं, इसको लीच प्रोटोकॉल बोलते हैं। हम सब ने लीच प्रोटोकॉल को आज की डेट में बड़ा अंडर एस्टिमेट कर रखा है। हमको लगता है कि लीच काफी पुराना है, बट अगर आप इसको समझने जाएंगे, करने जाएंगे, तो आपको काफी कुछ पता चलेगा। आज के डेट में भी लीच बेस्ड रूटिंग स्ट्रक्चर होता है। और लीच बेसिकली क्या था, लीस्ट एनर्जी एडेप्टिव क्लस्टर रूटिंग हायरार्की है ये। तो क्लस्टर बेस्ड रूटिंग चलती रहती है। तो अभी इसके अंदर में डिसएडवांटेज क्या है, देखो, एडवांटेज समझ में आ गया हमको, ठीक है। तो डिसएडवांटेज ये है मेरे बंधु कि देखो, एक नोड है तुम्हारा। अब ये, इसको तुमने क्लस्टर हेड बनाया है, तो ये भी तो नोड ही है ना, ठीक है ना। इसके पास भी एक बैटरी ही है, ठीक है। तो इसको इधर से भी रिक्वेस्ट आ रही है, इसको इधर से भी रिक्वेस्ट आ रही है, इसको इधर से भी रिक्वेस्ट आ रही है। ये सबकी रिक्वेस्ट को जब एग्रीगेट कर रहा है ना, तो एग्रीगेट होने में क्या हो रहा है, इसकी भी बैटरी जा रही है,
ठीक है, तो क्लस्टर हेड रोटेशन का कॉन्सेप्ट जरूरी है। क्लस्टर हेड रोटेशन कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये है कि आप क्लस्टर हेड को एक सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम के बाद ना चेंज कर दो। देखो इनिशियली क्या है, इनिशियली इसके पास रेजिडुअल एनर्जी सबसे मैक्सिमम थी, तो तुमने इसको बना दिया। या बेस स्टेशन हम समझ चुके कि बेस स्टेशन किसको कहते हैं, तो अगर बेस स्टेशन से दूरी, एक पर्टिकुलर दूरी जो है इसकी कम है और इसके पास रेजिडुअल एनर्जी भी ज्यादा है, तो तुम इसको क्लस्टर हेड बनाओगे और क्लस्टर हेड टू क्लस्टर हेड रूटिंग भी करोगे। लेकिन अब देखो ना, सारे इसी को रिक्वेस्ट भेजी जा रहे हैं। तो ये एक फिजिकल नोड है, ठीक है ना, इसके पास एक पर्टिकुलर कैपेसिटी होगी। ऐसा नहीं है, देखो कोई भी एलिमेंट है ना, अगर वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी को सारा काम दे दो। देखो क्लस्टर हेड रोटेशन का कॉन्सेप्ट ना बहुत आसान है। अगर मैं रेजिडुअल एनर्जी के बेस पे बात कर रहा हूँ, तो ये क्लस्टर हेड जब डाटा ट्रांसफर करने लग जाएगा तो इसकी एनर्जी कब कम होने लग जाएगी। तो जब कम होने लग जाएगी तो इसकी रेजिडुअल एनर्जी जो है, मगर अगर ith नोड है ये, तो इसकी किसी ना किसी रेजिडुअल एनर्जी किसी jth नोड से ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। फिर ये हो जाएगा, एक तो मसला ये, ठीक है, इसमें इस चीज का एक सॉल्यूशन दिया हुआ है। दूसरी बात ये है कि देखो किसी भी नोड को ना, किसी भी चीज को, किसी भी फिजिकल चीज को आप ओवर एग्जॉस्ट करोगे, चाहे वो कितनी भी अच्छी है, ठीक है, तो आपको ना वो उस तरह से परफॉर्म नहीं करके दे सकती, या अगर उस तरह से परफॉर्म करेगी ना, तो आपको पावर कंजम्पशन पे बहुत बड़ा इशू आने वाला है। मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल समझाता हूँ। देखो जैसे हमारे पास ना आईफोन 13 प्रो मैक्स भी है, 14 प्रो मैक्स भी है, और हमारे पास S22 अल्ट्रा भी है, ठीक है, एंड 23 अल्ट्रा भी है। ये चारों ना मतलब वर्ल्ड के सबसे बड़े फ्लैगशिप डिवाइसेस में हैं आज के डेट में। तो हमने क्या किया, एक दिन हमने इनको टेस्ट करने के लिए ना, हमने इनको सारे इकट्ठे रख के तीनों पे हमने 3 घंटे खूब गेम खेली। मैंने खेली, पंकज ने खेली, कबीर ने खेली, ठीक है, कबीर बहुत अच्छा गेम खेलता है। तो 2-3 घंटे के बाद भाई साहब ये फोन इतना ज्यादा हीट हो गए, यानी इनकी प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी तो बहुत अच्छी है, लेकिन तुम इसको ओवर यूटिलाइज करोगे ना, तो ये एग्जॉस्ट होगा, ये तुमको नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। आम जिंदगी में भी यही चीज होती है, ठीक है। अगर कैपेबिलिटी अच्छी है तो उसको ना अच्छे ढंग से ट्यून करना चाहिए। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे एक रिसर्चर है, मेरे एक दोस्त हैं, रश्मि सिंधु, ठीक है, ये बहुत अच्छी रिसर्चर है, ठीक है, इसका नॉलेज बेस काफी अच्छा है, पढ़ने में काफी अच्छे हैं ये, और मतलब काफी फोकस पढ़ते हैं, ठीक है। स्टिल ये भाई साहब देखो अपनी ये अपनी पीएचडी भी परसू कर रहे हैं, साथ में ये गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, और ये दोनों तरफ अपना डिवोशन लगा करके बैठे हैं, ठीक है। तो इनका जो फिजिकल स्टेट है ना, वो आज नहीं तो कल इस चीज को रिप्रेजेंट करेगा कि आप दो जगह मेरे को यूटिलाइज कर रहे हो, तो मे बी उसको चश्मा लग जाए, या उसका चश्मे का नंबर बढ़ जाए अगर उसको पहले से चश्मा लगा हुआ है तो, ठीक है। तो इस ये कहने का मतलब है कि आप ओवर एग्जॉस्ट नहीं कर सकते। अगर आप ओवर एग्जॉस्ट करेंगे तो ये कुछ ना कुछ ड्रॉबैक में फॉल करेगा, ठीक है। अभी देखो जो लीच प्रोटोकॉल था ना, इसको ना आगे भी काफी सारा बनाया गया, ठीक है। इसको अभी लीच प्रोटोकॉल क्या कहता है कि जिसके पास एनर्जी, रेजिडुअल एनर्जी हाईएस्ट है, उसको तुम अभी के लिए क्लस्टर हेड ले लो। अच्छा देखो कितने क्लस्टर हेड लेने ना, ये भी एक मसला है। तो कितने क्लस्टर हेड लेने हैं, उसके लिए लीच प्रोटोकॉल क्या कहता है कि आप जितने नोड्स हो ना उसका 10% ले लो क्लस्टर हेड, ठीक है। लेकिन इसमें ना एक और मुद्दा भी है ना, ये देखो ना कि कितना लेंथ है और कितनी विड्थ है, ये दोनों मैटर करते हैं। तो कितनी कितने एरिया के अंदर में तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, ये इसका एक मेन मुद्दा है जिसको ये करने के लिए, ठीक है। हम रिसर्च पेपर में भी देखेंगे जो कुछ भी मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, कि रूटिंग ऐसे होती है और डेटा एग्रीगेशन है और ये चीजें ऐसे हैं, ठीक है। अभी देखो कि अगर हम वायरलेस सेंसर नेटवर्क को थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं, अगर हम इसको थोड़े हल्के में ले रहे हैं, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करते हैं, तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क की जो डेफिनेशंस हैं, उसमें एक डेफिनेशन तो मैंने आपको समझा दी है कि नहीं, कि एक जो सेंसर नोड होगा वो एक बैटरी से इक्विप्ड होगा और वो काम करेंगे डेटा ट्रांसफर करने के लिए। दूसरी डेफिनेशन ये भी कहती है कि सेंसर नेटवर्क के अंदर में जो सेंसर नोड्स की लोकेशन है एक्स कोमा वाई, वो चेंज नहीं होती, ठीक है ना। तभी तुमको जाकर के बैटरी चार्ज करके देना पड़ रहा है, नहीं तो जाकर के अपना कर लेता। तो अगर इसमें थोड़ी सी मैं मोबिलिटी डाल दूं, है कि नहीं, अगर मैं इसको मोबाइल बना दूं, तो ये बन जाएगा मोबाइल एडहॉक नेटवर्क, जिसको तुम मैनेट के नाम से जानते हो, ठीक है। अभी नेट देखो नेटवर्क के लिए होता है, ए इज फॉर एडहॉक एंड एम इज फॉर मोबिलिटी। अब भी देखो मोबिलिटी जो है, इंसान की स्पीड कितनी होती है, 2 to 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, नॉर्मल स्पीड से इंसान चलता है, ठीक है। अगर ये स्पीड ना बढ़ जाए, ठीक है, जैसे मान लो कि अगर ये स्पीड हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, तो ये फिर तुम इसको वैनेट के नाम से जानते हो, व्हीकुलर एडॉक नेटवर्क, क्यों 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तो गाड़ी ही चलेगी, ठीक है। तो इनकी भी अपनी अलग अलग समस्याएं हैं, ठीक है। अगर तुम इसको ड्रोन्स के ऊपर अप्लाई करते हो तो तुम फैनेट के नाम से जानते हो, फ्लाइंग एडॉक नेटवर्क। तो ये जो नेट है ये सब में सेम रहेगा। एडहॉक देखो क्या है, एडहॉक नेट टेम्परेरी होता है।
टेम्परेरी बेस कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हारा नोड यहाँ से चल रहा है, ये 40 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, तो अगर पहले इसको यहाँ से सिग्नल आ रहा था, तो अब इसको ये सिग्नल यहाँ से आएगा, जो उसकी रेंज में बेस्ट उसको सॉल्यूशन दे सके। ठीक है, तो मैनेट वैनेट और फैनेट समझ लिए हम, रूटिंग स्ट्रक्चर समझ लिए। देखो मैंने हमेशा बोला है कि हमको, आप अगर रिसर्च कर रहे हैं ना, तो उसका कोई बेस होना चाहिए, कुछ समझ होनी चाहिए। आप दुनिया के कभी भी पहले रिसर्चर नहीं होगे, तुम दुनिया के पहले कभी भी साइंटिस्ट नहीं होगे, तुमसे पहले भी उस चीज के ऊपर काफी लोग काम कर चुके हैं, काफी लोग कर रहे होंगे, तो उनको भी देखना जरूरी है, उनको भी समझना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने जो बातें बता रखी है ना, वो आपको आगे काम करने में मदद करेंगे। ठीक है, तो जैसे अभी सपोज करो कि मैं जितनी बातें मैंने तुमको समझाई, मैं इसको एक पेपर से रेफर करके देखता हूँ। हमको पता है कि हम पेपर के बिना तो कोई बात करते नहीं। ठीक है, तो देखो ये क्या कह रहा है, क्यू लर्निंग बेस्ड डेटा एग्रीगेशन अवेयर एनर्जी एफिशिएंट रूटिंग प्रोटोकॉल फॉर वायरलेस सेंसर नेटवर्क। अब देखो तुम कहते हो वायरलेस सेंसर नेटवर्क में काम नहीं होता, देखो पेपर कब का छपा हुआ है, 2021 का। तुम ये भी देखो ना, वायरलेस सेंसर नेटवर्क ना बैटरी ओरिएंटेड है। आज तक जो आप गाड़ियां देख रहे हो, चला रहे हो, आम जिंदगी में कुछ लोगों के पास ये चीज होगी जो मैं पहले से आपको जो अब बता रहा हूँ, वो पेट्रोल या डीजल से चल रही है कि नहीं। तो नेचुरल रिसोर्सेज बंद हो रहे, जैसे इंडिया में देखो मारुति सुजुकी ने, टोयोटा ने अपनी डीजल गाड़ियां बेचनी बंद कर दी है। दे डू नॉट प्रोड्यूस डीजल कार्स। भाई वो जो शॉर्टेज चल रही है, धीरे 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 पेट्रोल कार भी बंद हो जाएगा। तो यू हैव बैटरी अवेयर कार्स, ठीक है ना, जैसे टेस्ला चल रही है, इलान मस्क भाई साहब बनाते हैं। तो जब बैटरी आएगी, चलेगा, और इतना एडवांस सिस्टम है जिसमें इतनी सारी डेटा शेयरिंग है, तो बैटरी का कंजर्वेशन एक वापस से मुद्दा उठ गया ना। समझ रहे हो कि नहीं? ठीक है, तो वायरलेस सेंसर नेटवर्क को ये समझ के नहीं करना कि ये पुराना फील्ड है, ये एक मिथ है। हाँ, वायरलेस सेंसर नेटवर्क की उपयोगिता पे काम किया जा सकता है कि इसको कहाँ उपयोग करना है, कैसे इसको लगाना है, कैसे इसको चलाना है। ठीक है, तो जैसे हम ये पेपर देख लेते हैं। अब देखो इसमें पहला वर्ड है क्यू लर्निंग बेस्ड, बराबर। क्यू लर्निंग बेस्ड, क्यू लर्निंग के बारे में मैंने अपने मशीन लर्निंग के लेक्चर में भी समझाया था, ये लिंक में भी आपको मिल जाएगा, यहाँ पे आ भी रहा है। ठीक है, तो मशीन लर्निंग में क्यू लर्निंग आता है। अब उसका इस्तेमाल देखो वायरलेस सेंसर नेटवर्क में किया गया, कितना ही खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या करा है, पहले वो उस पर हम बाद में जाते हैं, पहले देखते हैं कि इन्होंने जो चीजें बता रखी हैं, जैसे जो मैंने आपको बताया, लाइफ टाइम क्या है, सेंसर नोड क्या है, फलाना क्या है, ढिमकाना क्या है, वो चीजें रेफर्ड हैं कि नहीं। अब अपना अपनी मर्जी से बात तो नहीं कर रहे। तो पहला, एनर्जी कंजम्पशन ऑफ द राउटिंग प्रोटोकॉल कैन अफेक्ट द लाइफ टाइम ऑफ अ वायरलेस सेंसर नेटवर्क। तो मैंने देखो टिक भी कर रखा है, कभी पढ़ रहा हूँ तो उस समय का टिक किया हुआ है। तो टोटल टाइम है सेंसर नेटवर्क यूटिलाइजेज इन द नेटवर्क फील्ड, दैट इज कॉल्ड लाइफ टाइम। तो अब अगर मैं इनका एक इसको हम थोड़ा इनलार्ज कर लेते हैं। अब अगर देखो इनका ना ये बेसिक मॉडल देखते हैं। अभी देखो ये एक दे रखा है इन्होंने, ठीक है, कि सेंसर नोड के पास रिक्वेस्ट आ रही है, तो ये देखो एस आई एथ सेंसर, एस से इन्होंने सेंसर डिनोट किया। जरूरी नहीं तुम एस से डिनोट करो, तुम एन से भी कर सकते हो। देखो जब आप रिसर्च आर्टिकल्स लिखते हो ना, तो उसमें अनोटेशन का ना बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ऐसा नहीं कर सकते तुम कि कोई एब्सर्ड अनोटेशन डाल दो, ठीक है। लेकिन अगर तुमने यहाँ पे एस से रेफर किया, तो तुम पूरे पेपर में सेंसर नोड को एस से ही रेफर करोगे। अगर तुम किसी और अनोटेशन से रेफर करते हो, देन यू विल ऑल्सो हैव टू डिस्क्राइब द अनोटेशन, कि आपने यहाँ पे अनोटेशन क्यों अलग करी। ठीक है, देखो जैसे क्या है, इसमें सिनेरियो है ना, कि एक सेंसर नोड जो है वो कई जगहों पे सिर्फ रिसीवर की तरह काम कर रहा है, और कई जगहों पे वो ट्रांस रिसीवर की तरह भी काम करने लग जाता है। मैं एक सिर्फ सिनेरियो बता रहा हूँ, आप पढ़ोगे ना तो इसमें बहुत कुछ पता चलेगा। कुछ नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। और देखो आप क्या है कि आप इसको जितना भी लाइक कर रहे हो ना, मुझे बहुत हार्दिक खुशी हो रही है। और अगर आप जो पिछले मेरे लेक्चर सबको जो प्यार मिला है, तो देखो आप यहाँ तक अगर पहुंचते हो ना, तो इसका मतलब ये है कि आपको लेक्चर इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको टॉपिक इंटरेस्टिंग लग रहा है, मेरे समझाने के तरीके में कोई फर्क होगा, तभी आप इतनी देर तक बैठे हो। नहीं 40 मिनट तक कौन नहीं बैठेगा एक लेक्चर के पीछे, है ना। तो इसको लाइक भी करो दोस्त, सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। मेरी नोटिफिकेशन आएंगी, और मेरे लेक्चर्स जो हैं वो यूजफुल ही रहते हैं। ठीक है, आप समझने जाओगे तो इसमें काफी कुछ है, मैं काफी दूसरे वे से समझाने की कोशिश करता हूँ इस चीज को, आपको रियल लाइफ से जोड़ करके समझाने की कोशिश करता हूँ, और ऐसा करने में काफी मेहनत लगती है। बहरहाल चलो, सो देखो ये एक सेंसर नोड है, अब उसको एस से रिप्रेजेंट किया। और जैसे हम भी अपने लेक्चर में बात करें टी टाइप से, ये देखो यहाँ पे टी टाइप का दिया हुआ है, T1 टाइप की इसको यहाँ का ये सेंसर ये यूज कर रहा है। तो इसको देखो ये T2 टाइप का भी रिक्वेस्ट आया, तो इसको अगर T2 टाइप का रिक्वेस्ट आया, तो इसके पास T2 टाइप का सेंसर भी होगा ना। इस फिगर में इन्होंने दिखा रखा है कि एक T1 टाइप का सेंसर जो इसका बफर है, वो अभी इस समय पे यहाँ पे ऑब्जर्व कर रहा है। बट ये देखो इसको T2 टाइप की रिक्वेस्ट भी आ रही है, यहाँ से भी आ रही है, और ये T2 टाइप का रिक्वेस्ट इधर आगे भी दे रहा है। तो ये भी हो सकता है ना कि ये यहाँ से T1 टाइप का, अगर इसके पास T1 टाइप का ही सेंसर है, T2 टाइप का सेंसर नहीं है, तो ये क्या करे, ये रिफ्लेक्ट कर दे। मेरी बात समझ रहे हो? देखो कितना मस्त कॉन्सेप्ट है। अभी देखो इसके पास अगर T1 टाइप का और T2 टाइप का दोनों टाइप का सेंसर है, तो ये इसकी रिक्वेस्ट सीधा सीधा ले लेगा। नहीं तो ये रिफ्लेक्ट भी कर सकता है कि देखो ये है, ये इसको जो है ना, ये आपस
का इनका जो कोऑपरेशन है, तो एक कोऑपरेटिव नेटवर्क बन जाता है फिर, कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम मेरी मदद करो, ठीक है। और ये देखो, ये इनका बफर है, तो हर टाइप का सेंसर होगा तो उसका हर टाइप का बफर होगा। अब ये देखो, ये इन्होंने अपना एक छोटा सा सिस्टम बना रखा है जिसको डेटा मॉडल ये बोलेंगे। तो ट्रांस रिसीवर कहने का मतलब, ट्रांसीवर कहने का मतलब ट्रांसमीटर प्लस रिसीवर, ठीक है। तो एक सेंसर नोड हो गया, डेटा फ्रॉम नेबर लेता है, आगे उसको क्यू अप करता है, और एग्रीगेशन डिवाइस जो है वो भी तुम्हारा सेंसर नोड है, वो एग्रीगेट कर रहा है डेटा को जो भी तुम्हारे पास आ रहा है, उसको वो अगले हॉप को, जैसे अब देखो यहाँ पे जो इसने अगला हॉप चूज करना है, दैट इज बेसिकली बेस्ड ऑन क्यू लर्निंग, कि हम अगले हॉप पे अगला हॉप हम किसको ले रहे हैं वो क्यू लर्निंग से भी डिसाइड कर सकते हैं। अब तुम कहोगे क्यू लर्निंग से डिसाइड कर सकते हैं या हमारा पिछला वाला जो मतलब है उसका क्या डिफरेंस है? तो देखो, ऑब्वियस सी बात है, क्यू लर्निंग में ना कुछ चीजें हैं, एक्सप्लोर करना है, एक्सप्लॉइट करना है आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, उसमें क्यू टेबल बन जाता है। मैंने पहले भी बताया है, क्यू लर्निंग पे डिटेल लेक्चर चाहिए तो मेरे को नीचे कमेंट में लिखो, आप मुझे मेल भी कर सकते हो, हम क्यू लर्निंग को बना देंगे। तो ये क्यू लर्निंग में बेसिकली क्या, एक रिवॉर्ड का कॉन्सेप्ट है, तो जिसका रिवॉर्ड सबसे ज्यादा है ये उसको उठा करके दे देता है। तो देखो ना, इनिशियली तो इसके पास भी रिवॉर्ड बनाने का कोई मैकेनिज्म नहीं ना, जो करंट सिनेरियो है, किसी का नोड जो है उसमें कितना ज्यादा रेजिडुअल एनर्जी है या बेस स्टेशन से कितना दूर है, उसी के बेस पे बना सकते हैं। देखो जैसे ये मैंने एक इन्होंने एक और डायग्राम भी दे रखा है, बड़ा अच्छा रिसर्चर है, इसके पेपर्स और भी हैं, साइटेड पेपर्स भी हैं, मैं ये पेपर लिंक में डाल दूंगा, पढ़ना है पढ़ लेना आप, ठीक है। अभी देखो, ये टेम्परेचर का और प्रेशर का दोनों का सेंसर है, देखो डब्ल्यूएसएन मॉडल विद मल्टीपल सेंसर टाइप्स, ठीक है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि किसी एक नोड के पास एक ही सेंसर होगा, ठीक है। और ये एडी से ना इसको एग्रीगेटेड डेटा को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक। तो एग्रीगेटेड डेटा कहने का मतलब ये कि जो डेटा हमने इकट्ठा किया, ठीक। तो अब तक देखो हमको क्या क्या समझ में आया, हमको ये समझ में आ गया। हाँ देखो, एनर्जी का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बोला था कि हर चीज का ना फॉर्मूला होता है। अभी देखो, इसने ट्रांसफर करने का फॉर्मूला दे रखा है। एडी जो हो गया ये टोटल एग्रीगेटेड डेटा हो गया, बी जो हो गया इसका बिट रेट हो गया। बिट रेट बेसिकली नॉमिनल बिट रेट दे रखा है इसने, अगर पढ़ोगे ना तो सब कुछ पता चलता है, अगर थोड़ी सी बेसिक जानकारी हो। बिट रेट कहने का मतलब ये हो गया जिस रेट से ये ट्रांसफर करेगा डेटा। तो एग्रीगेट किया, मान लो 400 पैकेट ट्रांसफर कर रहा है, 40 पैकेट पर सेकेंड, तो ये इतना टाइम तो इसको लगेगा, तो 10 सेकंड का टाइम इसको लग गया, ठीक है। अब ये ईएलईसी दिया हुआ है, ट्रांसमिशन पावर, ठीक है। तो इनकी अनोटेशन है पी टी एक्स ईएलईसी, ये इनका ट्रांसमिशन पावर है। एम्पलीफिकेशन, एम्पलीफिकेशन आपको मैंने पहले भी बताया था, अगर नहीं बताया तो अभी तक बता देता हूँ, कि डेटा को जब आप ट्रांसफर करते हो ना तो वाया किसी मीडियम करते हो, रेलिगेशन है, एडब्ल्यूजीएन है, बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डेटा, ठीक। तो देखो, इनिशियल तो हमको पता चल गया कि आप एक क्लस्टर हेड कैसे चूज कर सकते हो, उसमें कौन कौन से मैकेनिज्म लग सकते हैं, तो न्यूरल नेटवर्क्स भी इस्तेमाल हो सकता है, आप स्वाम इंटेलिजेंस का यूज भी कर सकते हो, मैंने पहले भी बोला था कि स्वाम इंटेलिजेंस पे मेरा एक लेक्चर आएगा, ठीक। तो अब देखो, अगर तो इनिशियली अगर मैं बात करूं, है ना, कि इनिशियली तो तुम रेजिडुअल एनर्जी के बेस पे तुम सेलेक्ट कर लो, बाद में क्या होगा, अब देखो जैसे मेरा ये नोड है, ठीक है। तो ये कहता है, ये जो इसने प्रपोज्ड कॉस्ट दिया, प्रपोज्ड कॉस्ट कहने का मतलब ये कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, प्रपोज्ड कॉस्ट कहने का मतलब कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर, यानी कि जो इसका वेटिंग कॉस्ट हुआ, ठीक है, आइडल कॉस्ट ले लो, ठीक। हम आइडल भी बोल सकते हैं, वेटिंग कॉस्ट भी ले सकते हैं, प्लस जो एग्जीक्यूशन का कॉस्ट हो, ये इसने टोटल निकाल के दिया। तो सपोज करो ये तुमको निकाल के दे रहा है 40 यूनिट्स, ठीक है। अब अगर तुम टाइम में निकाल रहे हो तो टाइम के इसमें आएगा, अगर तुम पावर के टर्म्स में निकाल रहे हो तो तुमको पावर के टर्म्स में आएगा। तो अगर 40 मिली जूल एनर्जी के लिए ये सेंसर नोड इसको बोलता है कि मैं 40 मिली जूल में आपको दूंगा, ये वाला कह रहा था कि मैं 42 मिली जूल में दूंगा। तो हमारा एल्गोरिदम क्या करता है, सपोज कर लो CH3 है, सपोज कर लो CH4 है, तो हमारा एल्गोरिदम क्या कहता है कि जो कम है उसको चूज करो। तो तुमने क्या किया, तुमने CH3 को फॉर नाउ समझ लो कि तुमने चूज कर लिया, ठीक। अब जब ये डाटा भेजेगा, है ना, तो तुमको भेजने के बाद पता चला कि जो एक्चुअल आउटपुट है ना, एक्चुअल आउटपुट ये 45 मिली जूल आ गई। ये हो सकता है 45 मिली जूल भी खर्च हो सकता है, कारण क्या, कि तो देखो ना, नेटवर्क कम्युनिकेशन है, तो नेटवर्क कम्युनिकेशन होगा ना तो किसी मीडियम के थ्रू होगा, मीडियम के अपने नेटवर्क लॉसेस भी है ना। या जैसे सपोज करो कि जब तुम इसको डाटा भेज रहे थे ना तो इसको और भी जगह से डाटा आ गया, तो इसको ना एक्सपेक्टेड टाइम से ज्यादा टाइम लग गया, तो तुम्हारा खर्च कितना आ गया दोस्त, 45 मिली जूल। तुमने इसको कितने मिलीजूल के पीछे छोड़ा था, 2 मिलीजूल के पीछे, लेकिन यहां देखो, यहां तुमको 5 मिलीजूल एक्स्ट्रा लग गया। तो ऐसा होने से क्या हुआ, मुझे लॉस हुआ। तो इस चीज को भी साइंटिस्ट ने रेफर किया कि इस लॉस को कैसे कम किया जा सकता है। तो क्या हुआ कि जो क्लस्टर हेड तुम चूज कर रहे हो, अभी तो देखो तुमने पहले क्या किया, पहले तो तुम्हारे पास कोई उपाय ही नहीं है ना दूसरा कुछ चूज करने का, तो पहले तो जो तुमने जो भी लॉजिक लगा करके करोगे उससे चूज करोगे। वंस यू हैव सेलेक्टेड अ क्लस्टर एंड योर रूट डिस्कवरी इज कंप्लीट, ये मेरी रूट डिस्कवरी कंप्लीट होगी, है ना, तब फिर क्या निकलते हैं, पैरामीटर्स, समझ गए।
तो पैरामीटर्स बहुत, अभी देखो मैंने आपको समझा रखा है कि पहले के लेक्चर्स में भी, मशीन लर्निंग वाले लेक्चर में भी समझाया था कि दो तरह के पैरामीटर होते हैं, वन इज क्वांटिटेटिव एंड अनदर इज क्वालिटेटिव। ठीक, अनदर इज क्वालिटेटिव। ठीक है। क्वांटिटेटिव कहने का मतलब जो गिनती के बेस पे चलते हैं। गिनती के बेस के पे चलने का एग्जांपल मैंने पहले भी समझाया था कि अगर सपोज करो कि तुम खाना खाने जाते हो, टिप दे रहे हो, तो गिनती है। ट्रू पॉजिटिव क्या हुआ, वो गिनती वाला पैरामीटर, कितने सही निकाले। फॉल्स पॉजिटिव क्या हुआ, वो गिनती वाला पैरामीटर है। क्वालिटेटिव बेस्ड ऑन एनी सर्विस, तो सर्विस कहने का मतलब जिस कंटेक्स्ट में हम बात करें उसी कंटेक्स्ट की सर्विस की बात करेंगे। यहाँ पे सर्विस कहने का मतलब क्या हुआ मेरे बंधु, यहाँ पे सर्विस कहने का मतलब ये हुआ छोटे भाई कि यहां से डाटा इधर भेजना है, तो डाटा कम्युनिकेशन तुम्हारा सर्विस हुआ। ये डेटा, अब डेटा कम्युनिकेशन के अपने अपने मुद्दे हैं ना, कि डेटा कितना किस किस रेट पे गया, कितना सही पहुंचा। तो कुछ जो बेसिक जो ब्रॉड एस्पेक्ट्स हैं वो एक सिक्योरिटी, ठीक है, एंड प्रिसाइजनेस। ठीक है। सिक्योरिटी कहने का मतलब ये है कि देखो ना, 1 2 3 4 ऐसे करके बिट जा रहा है, तो ये बिट पहुंचने, इसका सीक्वेंस भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए। तुम पूछोगे ऐसा क्यों करते हैं भाई साहब, ऐसा करने की क्या जरूरत है। तुम सिंपल सी भाषा में सोच के देखो, देखो मैं तुमको फोन करता हूँ यहाँ से, सौरभ इज कॉलिंग, सपोज करो XYZ। ठीक है, तो मैंने XYZ को बोला, हेलो भाई कैसे हो, चलो आज खाना खाने चलते हैं। ठीक है, तो अगर अब मेरा सीक्वेंस, हेलो भाई कैसे हो, चलो, चलो खाना खाने चलते हैं, अगर ये सीक्वेंस ऐसे गया है ना, फिर तो उसको सही समझ में आएगा। अगर सीक्वेंस 9 पहले आया, 6 बाद में आया, 5 उसके बाद आ गया, फिर 4 तुमने भेज दिया, तो क्या होगा, स्टेटमेंट जंबल हो जाएगी, तो रियल लाइफ में एप्लीकेबल नहीं है ना। इसलिए डाटा को एक पैटर्न में ही भेजना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए प्रिसाइजनेस जो है वो जरूरी है। तो ये अगर प्रिसाइज डेटा नहीं है तो हमारे काम का नहीं है। तो देखो क्वालिटेटिव जब यहाँ पे तुम बात करोगे, अभी तुम देखो ये देखो ना, ये जो चीजें हम आज के डेट में स्टैब्लिश कर रहे हैं ना, ये पहले से हैं। अगर तुम देखो हम क्या कर रहे हैं, हम ना, हमारे पास जो कुछ पहले से वैदिक साइंस के अंदर में हम चीजें जानते हैं, पहले से हमको पता है कि ऐसा होता था। तुम देखो महाभारत देखो, तुम रामायण देखो, वहां पे क्या है, वहां एक ऋषि मुनि इधर बैठा हुआ है, ठीक है, किसी दुनिया के किसी दूसरे कोने में, वो दिमाग में कुछ सोच रहे हैं, और यहाँ पे बैठे हुए दूसरे ऋषि मुनि को इनकी वो सोच पता चल जाती थी। आज भी तुम यही काम कर रहे हो मेरे भाई, आज भी यही काम कर रहे हो, यहाँ से फोन उठाते हो और इसको टावर के थ्रू पहुंचाते हो। तो ये जो कम्युनिकेशन का प्रोटोकॉल डेवलप हो रहा है ना, ये आज का नहीं है, बहुत पुराना है। बस सिस्टम को कैसे अरेंज करना है फिजिकली, आज हमारा माइंड इतना स्ट्रांग नहीं है, हम उसका उसका इतना इस्तेमाल नहीं कर पा रहे, उसको इतना ट्रेन नहीं करते कि वो इतनी स्ट्रांग वेव प्रोड्यूस करे कि दूसरे को मिले। जो भी डाटा जाता है ना दोस्तों, वो एनालॉग ही जाता है, ये तो हमको सबको पता है। हम डिजिटल डेटा ट्रांसफर नहीं कर सकते। डिजिटाइजेशन का जो काम है वो सिस्टम का काम है, क्योंकि सिस्टम को एनालॉग नहीं समझ में आता, सिस्टम को डिजिटल समझ में आता है, तो सिस्टम चेंज करता है उसको। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले सारा कुछ इधर सोचा, वेव निकली, और वो भी सोचा बोला भी नहीं। देखो ना कितनी स्ट्रांग कम्युनिकेशन है। आज तुम सोचो ना, अगर तुम कोई चीज दिमाग में सोच रहे हो, ठीक है, और वो मेरे पास, अगर मैं, मेरे को इतने सारे रिसर्च आर्टिकल्स लिखने पड़ते हैं, या मैं इतनी सारी कोडिंग करता हूं, तो सिर्फ मैं अगर इसे दिमाग में सोचूं कि ये कोड बन जाए और सामने वो स्क्रीन पे आ जाए, क्या मस्त टेक्नोलॉजी होगी ना, मुझे कुछ करना भी ना पड़े। तो ये सोचो ना, ये हमारे पास पहले से है, बस हमको पता नहीं है वो कैसे होगा। ठीक है, तो हमारे साइंस को, जो आज का साइंस है, वो हमारा पुराना जो कल्चर है वहीं से आया है। चाहे जिस जिस मर्जी टेक्नोलॉजी की बात कर लो, ठीक है, एरोप्लेन्स की बात कर लो, आप देखोगे जो रावण का पुष्पक विमान है, मतलब कहने का मतलब ये, जो उसने अटेन किया था पुष्पक विमान, उस वो मरकरी फ्यूल्ड था। मरकरी इज अ सब्सटेंस, इसको तुम गर्म जब करोगे ना, इट बिकम्स लाइटर देन एयर, तो इट कैन लिफ्ट योर प्लेन। ठीक है, तो देयर इज अ लॉट दैट हैज बीन ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। ठीक है, चलो उधर नहीं जाते, हम इधर ही वापस आते हैं। ठीक है ना, तो अब हमको ये, जैसे सपोज करो कि पहले तो तुमने उसको एल्गोरिदम के बेस से भेज दिया, अब तुम्हारे पास एल्गोरिदम का बेस तो बन गया ना, तो जो तुम्हारा एक्सपेक्टेड कॉस्ट था, ठीक है, जो तुमने एक्सपेक्ट किया था इस नोड से, वो था 40 मिली, इसने तुमको दे दिया 45 मिली जूल। ठीक है ना, तो इसका क्या हुआ, इसका रेप्यूटेशन सिस्टम जो है वो लो होना चाहिए। तो हमको किसी का रेप्यूटेशन बनाना है ना, तो हमको क्वालिटेटिव पैरामीटर्स चाहिए, ठीक है, कि वो काम कैसा कर रहा है। तो इसको समझने के लिए हमारे पास पैरामीटर्स का अगला लेक्चर है। ठीक, वो जाइए देखिए, ये लिंक है साथ में, और इसको अच्छे से समझिए कि पैरामीटर्स कैसे निकलते हैं। शॉर्ट है, आराम से समझ में आएगा। लेकिन अगर तुम पैरामीटर्स नहीं समझोगे, अब देखो ना, पैरामीटर्स को समझने से क्या हो जाएगा, देखो जो काम अच्छा कर रहा हो, जित एक्सपेक्टेड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में, या प्रपोज्ड कॉस्ट में और एक्चुअल कॉस्ट में अगर ज्यादा डिफरेंस नहीं है, तो बंदा अच्छा काम
कर रहा है उसको काम देना चाहिए, ठीक है। तो पैरामीटर्स में मैं ये भी समझाऊंगा कि अगर जो सिर्फ अच्छे को काम देते रह जाओगे तो वो ओवरलोड भी हो जाएगा, ठीक है। तो अब पैरामीटर्स का लेक्चर देखो इसके बाद और फिर इसको चलाओ ऐसे, ठीक।